अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक सवाल से कर लेते हैं। आप अक्सर मुझसे सवालात करती हैं, मुश्किल मुश्किल फिलोसफिकल सवाल, पता नहीं कहाँ से लेकर आती हैं। तो मैं जहन से, अपने जहन से सोच सोच के। क्या बात है, जहनी आजमाइश आप मेरी करती हैं। मैं आपके लिए भी एक सवाल लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या? तो ये सवाल शायराना सवाल है, लेकिन ठीक है जी। कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। अच्छा, बड़े प्यार से आपने कहा ना करे, मेरे तो ज़बान में और कुछ आया था। आपके जवाब में क्या, ना करे तो दफा दूर, ऐसे ना करे। लेकिन ठीक है, कोई बात करे तो ठीक, शायरी की उसमें कोई ना करे तो भी ठीक। कोई बात करे तो ठीक, कोई ना करे तो भी ठीक, उस वाली राह पे सवार हो गया हूँ मैं। अच्छा, लोगों को लगता है गुरूर आ गया है मुझ में, मुझे लगता है समझदार हो गया हूँ मैं। अब मुझे बताएं कि ये क्या है, कि ये गुरूर है या समझ है? नहीं, मेरा ख्याल है समझ है। हाँ। गुरूर तो तब होता है जब आप जो है ना ये देखें और जहन में रखें कि मैंने इससे बात नहीं करनी, ये मेरे लेवल का नहीं है। एक हाँ। होता है वो गुरूर, तकब्बुर जिसको हम कहते हैं कि वो ओहदे के साथ आता है, जरा पैसा है तो उसके साथ आता है। हाँ, और ये जो पैसा दोनों आ गए ना, और ये जो चीज है जिसकी आप बात करें, ये है समझदारी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे शुरू में बड़ा लगता है कि हाय मेरे दोस्त ने तो मुझसे बात ही नहीं की, हाँ मेरे फ्रेंड को मैंने मैसेज किया था, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, तो नाराज ना हो। मतलब वी केयर टू मच अबाउट पीपल। और वक्त के साथ साथ जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उम्र भी मैच्योर होती है, जहन भी मैच्योर होता है, तो हमें एहसास ही होता है कि हर चीज, हर शख्स और हर शख्स की हर कही हुई बात मैटर नहीं करती। तो कोई हमसे बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उससे तरीके से बात करेंगे। कोई नहीं कर रहा, उसकी मर्जी है, नहीं करना चाह रहा तो ना करे। तो मतलब अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में बिल्कुल ये है समझदारी। बिल्कुल, वाइज मैन वुड ऑलवेज डू दिस। इसको आपने अभी जैसे मैच्योर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इसको शेर को बदल भी सकते हैं। लोगों को लगता है गुरूर आ गया है मुझ में, मुझे लगता है मैच्योर हो गया हूं। ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैच्योर हो गया तो अजीब सा लगेगा, ये उर्दू में लोग समझेंगे मैच्योर हो गया हूँ। नहीं भाई, मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी ही रहूँगा। और चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है। तो ठीक है जी, मैं मतलब आपने समझदारी की सनद दे दी मुझे। गुड, चले, थैंक यू जी, ज़बरदस्त। अब कहाँ जाना है हमने? अब हमें जाना है 60 सेकंड्स न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुँच गए। IMF प्रोग्राम में ना गए तो नए माली साल की दूसरी तिमाही में डिफ़ॉल्ट यकीनी है, मिफ्ता इस्माइल। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब का नाम फाइनल कर लिया। तेल की कीमतों में इजाफे के लिए सऊदी अरब का जुलाई में तेल पैदावार कम करने का ऐलान। PIA की मलकियत रूज़वेल्ट होटल 3 साल की लीज़ पर न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले। शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब के हाथों युगंडा के 54 फौजी हलाक। सिंगापुर में अमेरिका, भारत और चीन समेत 12 खुफिया एजेंसियों के सरबराहान का खुफिया इजलास। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा सिग्नल की खराबी के बायस पेश आया, तकरीबन 300 अफराद हलाक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 इदारों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का खदशा ज़ाहिर कर दिया। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स न्यूज़। और 60 सेकंड्स में आपको हमने बताया कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सिर्फ आपके लिए आम लाया हूँ मैं। हमेशा आते हैं ना गर्मियों में आम। पाकिस्तान के आते हैं ना, बेहतरीन आते हैं। खाने के काबिल जो काबिल तारीफ आम है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है ना, हर साल होता है। गर्मी भी शदीद पड़ती है, उसमें आम और ज्यादा पकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या इस दफा ऐसा हो गया है कि आम ही आम है कल से? मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। पाकिस्तानी आम पहुँच गए हैं तुर्की। आपके लिए आम लाया हूँ। ये जुमला है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, और उनकी गुफ्तगू हो रही थी तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोआन से। बेसिकली उनकी तो फिर से हुए ना, नौमुंतखब तो हुए ना, बिल्कुल तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। ये तुर्क सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए थे शिरकत के लिए अनकरा, और उसके बाद जब अनकरा वहाँ पर पहुँचे तो हलफ उठाया। खुसूसी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब ने, दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है, और वो मुकालमा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है कि आपके लिए आम लाया हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया में वैसे 2 लोगों के तुर्क सदर अर्दोगान से गले लगने की भी वीडियोस साइड बाय साइड वायरल है। एक है शहबाज शरीफ साहब और दूसरे जो है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनको ना जानने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके साथ बड़ा गले वले झपियाँ, उनके चेहरे पे हाथ रखना और बड़ा ही बाजू बाजू पकड़ के बड़ा उनको अपने करीब करके और बात कुछ करना, और इस किस्म की है वीडियो। और दूसरी तरफ यही काम शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑपोजिट कर रहे हैं एर्दोगन साहब से। तो इस पर भी जो है वो लोगों से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ ज्यादा जोशीला और वार्मथ का एहसास एर्दोगन साहब ने जाहिर किया, और जो हमारे ये वाले वजीर आजम हैं इनकी तरफ जरा कम जाहिर किया। तो ये भी कल से एक डिबेट का पहलू है जो मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं आम खाना चाहता हूं। अच्छा शहबाज शरीफ ताड़े वास्ते आम लाया सी और तो सी आम खाओ। तो उन्होंने ये भी फरमाया कि आधे आम जो है वो मेरी बहन के लिए और आधे आम मेरे भाई के लिए। अच्छा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो, आगे फंडा हो। साहब के चेहरे पे इस कदर एक्साइटमेंट है तो अच्छी बात है ना, ऐसी एक्साइटमेंट। अब वो आमों की है या तुर्क सदर से मिलने की है? आमों की नहीं है, वो कामों की है। तो काम की बात तो नहीं हुई, आम की बात हुई। सब बातें सब वीडियो वायरल हो जाए, भाई आम देंगे तो काम होगा, बहुत सारे काम है। तो ये क्या रिश्वत का मामला है? तोहफा। तो बदले में भी वहां से कुछ आया होगा, जो आएगा वो तोशा खाना में जाएगा। वो 1-2 अरब डॉलर आ जाए अल्लाह करे, ताकि हमारे तुर्की के तो अपने हालात इतने, अब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पेड़े ने, तुर्की के तो अपने ही हालात ऐसे हैं कि वो लीरा जो है उनका बस लीरे की उनकी काम पे टांगती रहती हैं। चलो लेकिन हमने आम तो दे दिया ना, अच्छी बात है भाई। इधर देखें तोहफा दिया गया है आम का, और एक और तोहफा दिया गया है, वो तोहफा दिया गया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो सबसे अहम बल्लेबाज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बल्लेबाज, बाबर नहीं रिजवान और बाबर गए हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आजकल कोर्स करने के लिए। मजे क्या कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप देखें सोशल मीडिया पे, वो किताबें खोल के बैठे हुए हैं, पर्चे रखे हुए हैं उन्होंने। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का बेसिकली एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम है, वहाँ उन्होंने हिस्सा लिया है। उस दौरान उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आती रहती है, और गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद रिजवान की एक तस्वीर बड़ी मकबूल हुई है। उसमें वो अपनी जो उस्ताद है उनको कुरान मजीद का तोहफा पेश कर रहे हैं। जी, ये बेसिकली हम सब जानते हैं कि उनकी जो रग़बत है मज़हब की जानिब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला हम सबको भी मज़हब की जानिब रग़बत अता फ़रमाए मज़ीद। और उस पर उनकी ये तस्वीर वायरल हुई है। उन्होंने वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर सबने वायरल की हुई है कि जी ये देखें, इन्होंने अपनी उस्तानी को कुरान करीम का तोहफ़ा दिया है। जी बेहतरीन। अच्छा, इससे पहले इन्होंने मैथ्यू हेडिन को भी दिया था कुरान करीम का तोहफ़ा। और ये जो कोर्स करने के लिए गए हुए हैं ये दोनों, उनके साथ साथ साबिक हैवीवेट चैंपियन जो हैं वो फ्रांस नगानो, और चेल्सी के फुटबॉल क्लब के जो कप्तान हैं सीजर एस्पेलिकोटा, वो भी गए हुए हैं। वो भी इस कोर्स में इनके करते हैं क्लासेस के नहीं पूछना पड़ेगा वापस। तो रिजवान भाई ऐसे वापस मत आना, नाक मत कटवाना अपनी कौम की, एक क्लास जरूर बंक करना। देखो यार आप उसको कैसी बातें सिखा रही हैं। ये अगर ये वो लोग हैं जिनको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया, वो वाले इनके सबक माशाल्लाह बेहतरीन सबक है, और इनको छुट्टी नहीं मिलती। सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा, अब छुट्टी जो है वो हमारे जो लोग हैं आसपास वो ज़रूर देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को, और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं भाई महंगाई ख़त्म करने के नाम पर आए थे और इन्होंने इतनी महंगाई बुलंद कर दी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हमेशा बजट आता है तो बजट के साथ कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ चीज़ों में रिलीफ भी आता है। अब इस दफ़ा बजट कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता, और इसके ऊपर सिर्फ चमगोइयाँ हो रही हैं या कहीं कहीं से छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस की जो खबरें मिल रही हैं उसके हवाले से हम थोड़ा सा आपको आगाह कर देते हैं कि बजट की आमद है और आवाम मुंतज़िर हैं कि इस साल हुकूमत उन्हें कोई रिलीफ देती है या कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में मजीद बोझ डाला जाता है। अब खैर वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में आयद किए गए 170 अरब को न सिर्फ कायम रखा जाएगा टैक्स जो होंगे, बल्कि लग्जरी अशिया पर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा चाय की जो पत्ती है, दरामदी दूध, गोश्त वगैरह पर भी 18% सेल्स टैक्स जो है वो बरकरार रहेगा, इसमें बढ़ोतरी जो है इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, चीनी, मसाला जात पर भी जो है सेल्स टैक्स जो है 18% ही कायम रहेगा, कोई बढ़ेगा नहीं। ठीक है। और आवाम के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि आइंदा साल के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए के टैक्स का बोझ जो है उन पर लादा जाएगा। और 470 ये नए टैक्सेस हैं, एडिशनल टैक्सेस, इसके बारे में ये भी पता चलेगा। हाँ, इसके बारे में एग्जैक्टली जो है अभी आहिस्ता आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आएगी। और 470 ही तो है, हमारे कितने 25 करोड़ लोग हैं, देते कहाँ हैं? देते ही तो नहीं है, कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, और कुछ जो देते हैं वो लेते नहीं है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। आवाम की कमर तोड़ महंगाई का जो है उसने मतलब टेढ़ी कर दी है। टेढ़ी पहले होगी फिर बाद में टूटेगी, ये जहन में रखिएगा। और खदशा है कि मजीद टैक्सों का बोझ से कहीं जो है वो कमर वाकई खुदा न खास्ता टूटी ना जाए। तो ये अभी सूरत हाल है टैक्सेस की। हमने सोचा आपको भी थोड़ा सा बताएं, कुछ चीज़ों पर टैक्सेस वही रहेंगे, आपको थोड़ा डराएं।
नहीं बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ों पर टैक्स नहीं बढ़ रहे ना, ठीक है, हाँ। और कुछ चीज़ों पर जाहिर है उनमें टैक्स शायद बढ़ेंगे भी, और मजीद जो, क्योंकि वो तो ऐलान कर दिया है कि 470 अरब रुपए के टैक्सेस मजीद लाए जाएंगे। अब वो मजमूई तौर पर किस तरह से होगा और किन चीज़ों पर वो लागू करेंगे, इसके बारे में मजीद क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल ठीक है, चले। अच्छा, इस सूरत हाल में एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, कमाल काम किया है, जो कि वो मुझे बड़ा पसंद आया। पंजाब पुलिस, हम सब जानते हैं जी पंजाब पुलिस के बारे में, कभी पॉजिटिव खबरें आती हैं, कभी नेगेटिव खबरें आती हैं, और अब खबर ये आई है कि हुकूमत ने पंजाब पुलिस के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदी हैं। कारकर्दगी ऐसी है पंजाब पुलिस की। सोशल मीडिया पर उस पर तनकीद हो रही है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में पंजाब हुकूमत ने 5 अरब 79 करोड़ रुपए की गाड़ियां ख़रीदने की मंजूरी दी थी। उनमें 44 कीमती गाड़ियां हैं, हाइलक्स डाले वगैरह भी शामिल हैं। कीमती गाड़ियां आरपीओज़ और सीपीओज़ और एडिशनल आईजीज़ को दी जाएंगी। डीपीओज़ और दीगर अफसरान के लिए 300 हाइलक्स डाले ख़रीदे गए हैं, और ये गाड़ियाँ अगले महीने पंजाब पुलिस को मिलेंगी। तो क्यों खरीदे गए, मतलब क्यों? क्योंकि भाई उनकी गाड़ियाँ पुरानी हो रही होंगी, डिप्रिसिएशन हो गई, क्या होता है, डिप्रिसिएशन उनकी हो गई होगी, अब ऐसा आपको पता ही नहीं है, डिप्रिसिएशन हो गई। तो बस ये पुलिस अफसरान को यही बात करने का तरीका है कि और पढ़ो जी, और जो ज्यादा पढ़ के लाएगा उसको अच्छी गाड़ी मिलेगी। ये मेरा ख्याल है उस चीज का इनाम है। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। पुलिस वाले जो है ना, आईजी साहब, बड़े प्यार से और तरीके से जो है ये वाले तोहफे ताइफ जो है, तोहफे तो खैर नहीं, लेकिन सर्विस की जो गाड़ियां हैं जेर इस्तेमाल, जरूरत नहीं थी भाई। आपके मुल्क का आप हशर देखें, आम आदमी की कमर क्या गर्दन टूट गई, जरूरत का फैसला टीवी पर बैठे हुए 2 एंकर करेंगे। नहीं तो मैं तो ये बता रही हूँ कि वजह क्या होगी इसकी। उन्होंने इतने लोग पकड़े हैं, तो अब इनाम भी तो कोई मिलना है ना। इनाम लोगों के घरों पे छापे मारे हैं, तो इनाम तो कुछ, तो वो तो मुजरिमीन जो थे उनको पकड़ा जाना चाहिए, और हमेशा पकड़ा जाना चाहिए। मुजरिम नहीं होता है, मुलजिम होता है वो। मुजरिम इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। ये हम अदालत तय करती है। लेकिन ये हम आजकल वो वैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी इसके साथ अजीब-ओ-गरीब आ रही है कि सारा मुकदमा तो वो टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। भाई अंदर कोर्ट में जाओ, उधर पहले भी ऐसा ही होता था। कौन थे शहजाद अकबर साहब, पर्चे फैला के वो दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल उनकी भी गलतियां। कोर्ट हैज टू डिसाइड हु इज द मुजरिम एंड हु इज नॉट। और हम आजकल वैसे एक अलग फिनोमेना की तरफ चले गए, और वो ये है कि गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। ये होता उल्टा था, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी होता था। तो अब जो है वो गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट वाली कहानी है जो यहाँ पर आ गई है। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा अहम खबर दे दूँ, ये सारी करप्शन के मामलात या ये सारी चीज़ें ये सिर्फ इसी मुल्क के मुकद्दर में नहीं लिखी हुई, ये बाकी ममालिक में भी होता है। और मैं आपको बताती हूँ हो कैसे रहा है वहाँ पे। अब ये करप्शन है, क्या प्रॉब्लम है, कोई रूल्स या प्रोसीजर्स का कोई यहाँ पर मामला उल्टा सीधा हो गया है, ये तो खैर उन्हीं को चाहिए कि वो डिसाइड करें। लेकिन जो खबर आई है वो मैं आपको पहुंचा देती हूँ। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब के बाद, पहले सैलाब की कर लें, जो सैलाब वगैरह का जो मामला है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसमें भी करप्शन है। मैं तो आपको सैलाब वाली बात है ना, वो बड़ी अहम बात है। पहले वो कर लें, फिर उसके बाद उस पर जाइएगा। ये जो है ना, एक अहम स्टोरी दरमियान में रह गई, और वो रह गई कि रखने वाले ने नहीं रखी, मेरे कागजों में वो शामिल नहीं थी, इसलिए मैं आगे छलांग मार के चली गई। कागज अवैध भी परेशान हो गया कि भाई शिफा कहाँ जा रही है, शिफा इधर उधर चले जाती है। बारिशों की बात करते करते करप्शन पे क्यों चली गई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप करप्शन की बात भी कर लीजिएगा। करप्शन की बात जरूरी है, करप्शन का बात बल्कि करना क्या जरूरी है, करप्शन खत्म करना जरूरी है। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब के बाद अब ये बड़ा खौफ है कि कहीं कौम को फिर इस आफत का सामना ना करना पड़े। और महकमा मौसमियात ने जून, जुलाई और अगस्त में बारिशों की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट पेश की है। उससे ये लग रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि सैलाब का इस साल ख़तरा नहीं है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन 3 माह में मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं, और उसके साथ साथ दर्जा हरारत के बढ़ने से केपी के जो बालाई इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, ये तीनों जगहों पर पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पिघलने का अमल बढ़ सकता है। और चूँकि बारिशें कम होगी, इसलिए इन 3 महीनों में दर्जा हरारत भी ज़्यादा होगा, तो गर्मी ज़्यादा होगी। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में जो खरीफ की फसलें हैं और सब्जियां, उनके लिए इजाफी आबपाशी की ज़रूरत हो सकती है। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते नहीं हैं, और फिर जब वक्त आ जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कौन सा मुहावरा है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया हमारे चुग जाती हैं खेत, और हम बस फिर देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिक एक रिपोर्ट थी। अब आप आ जाएं वो करप्शन करें थोड़ा सा। करप्शन का हुआ ये है सिलसिला कि
जब दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए $100 अरब की खतीर रकम देने का ऐलान किया था। अगर आपको याद हो, उन्होंने सब ने मिलकर प्लेजेस किए थे और उन्होंने कहा था कि भाई एनवायरनमेंट पर काम करेंगे, और अब वो इसी फंड से मुख्तलिफ ममालिक को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए रुकूम दे रहे हैं कि जिनका ग्लोबल वार्मिंग से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक इंसानी अक्ल और शऊर के मुताबिक नजर नहीं आता। तो मुझे भी अगर समझा सकें तो आप समझाएं। इटली ने एक जिसको कहते हैं ना कि रिटेलर को एशिया में चॉकलेट के स्टोर खोलने के लिए इसी फंड से रकम फराहम की है। तो वो कोई अहम चॉकलेट होगी, कोई स्टोर में कोई ग्लोबल वार्मिंग होगी, कोई उसका होगा ना। आप लोग तय कर देते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी रखे उनको अभी। अच्छा, अमेरिका ने जो जिसको कहते हैं कि हेटी उसके साहिली इलाकों में होटलों का काम फैलाने के लिए कर्ज देने की पेशकश की है। अच्छा, बेल्जियम ने जो जिसको हम कहते हैं ना कि लव स्टोरी पर बनने वाली एक फिल्म है, उसके लिए फंड्स फराहम किए हैं। अच्छा, ऐसी 5 मिसालें भी सामने आती हैं। ये तमाम रुकूम ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कायम किए गए फंड्स के मद में दी गई हैं और इन रुकूम की कुल मालियत $2.6 अरब है। तो अब इसके हवाले से ये सारे वो उन प्लेजेस से रिलेटेड हैं जो इन बड़े बड़े ममालिक ने प्लेजेस किए थे। जो मकसद जिस पैसे का था वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो कहीं और चॉकलेट, होटल, फिल्में, ये है मगरिब। अच्छा, मगरिब को जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक और बहुत बड़ा वाक़या मगरिब की तरफ से होता है, और वो वाक़या ऐसा है कि जिसके बारे में चहमगोइयाँ इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, उस हवाले से हमने सोचा कि बात करें। आफिया सिद्दीकी साहिबा को हम सब जानते हैं। आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो गिरफ्तारी है वो पुरस्रारियत की धुंध में लिपटी हुई है और उन पर जो अमरीकी हुकूमत के इल्ज़ामात हैं उनकी सदाकत काफ़ी हद तक मशकूक है। उन्हें दी जाने वाली 86 बरस की जो सज़ा है वो मतलब कभी कभी आपको लगता है कि ये इंसाफ नहीं हुआ है, ये बुनियादी तौर पर इंतकाम हुआ है। और 20 बरस अफवाहों, ख़बरों और तज्जियों और उम्मीदों में उलझी इस कहानी को उस वक्त नया रुख मिला कि जब आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनको इजाज़त मिली कि वो आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करें। 20 साल बाद इन दोनों बहनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, वो भी मौजूद थे। इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया है कि हम उनसे कुछ बात कर सकें इस मुलाकात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। और काम अब वैसे बज़ाहिर तो हमारी नज़र में तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि उनकी बहन को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिली। ये किस तरह से मुमकिन हो सका, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि गुज़िश्ता 20 साल में पहली मरतबा दोनों बहनों की मुलाकात हुई है और बराह रास्त मुलाकात से उनकी अहवाल का, उनकी सेहत का, उनकी मामूलात का हमें उनकी ज़बान से इल्म हुआ है। इसमें बुनियादी किरदार जो था वो क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ जो हमारे वकील हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, उनका है। क्लाइव स्मिथ ने 3 साल पहले मुझसे तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले रब्ता किया जब मैंने आफिया सिद्दीकी, रब्बानी बिरादरान और सैफुल्लाह पिराचा का मामला सेनेट में पाकिस्तान के अंदर उठाया था। तो उन्होंने उस सेनेट की प्रोसीडिंग से उसको देख के मुझे खुद रब्ता किया और मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद फराहम किए ग्वांटानामो के बारे में, खुसूसन सैफुल्लाह पिराचा और रब्बानी बिरादरान का, कि जिसकी वजह से सेनेट के अंदर मेरा केस बहुत मजबूत हुआ। और वो जद्दोजहद की जिसके नतीजे में वो 2 भाई रब्बानी बिरादरान 21 साल बाद आए। जी, उनका हमने इंटरव्यू किया था, सेनेटर साहब, बात की थी हमने उनसे भी। जी हाँ, तो उसके बाद हमने ये तय किया कि अब हम आफिया सिद्दीकी को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान लाएंगे, उनका केस भी करेंगे। तो उसके बाद हमने ये इसकी प्लान किया और इसके लिए एक कंसंट्रेटेड एफर्ट शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में ये मुलाकात मुमकिन हो सकी है। ये मुलाकात टोटली लीगल प्रोसेस की बुनियाद पे, और लीगल प्रोसेस किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, लीगल प्रोसेस हमारे वकील क्लाइव स्मिथ ने किया है, जिसके नतीजे में ये मुमकिन हो सका। ठीक, तो सर इस मुलाकात का कुछ अहवाल जो आपको बताया हो फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने? नहीं, मैं खुद भी मुलाकात में शरीक रहा। जी। और घंटे मैंने क्या गुफ्तगू हुई उस मुलाकात में, क्या बताया आफिया साहिबा ने अपने जो मामूलात हैं उनके बारे में और सारी जो डिटेल्स थी?
ये तो अवैध साहब एक बहुत ही कर्मनाक कहानी है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जब उनके सामने हम बैठ गए, एक तो ये मुलाकात एक छोटे से कमरे में हुई जिसके दरमियान दीवार था और उस दीवार में 1 मुरब्बा मीटर की एक मोटा शीशा लगा था और उस शीशे के उस पार वो बैठी हुई थी और इस पार हम तीनों डॉक्टर फौजिया, क्लाइव स्मिथ और मैं बैठे हुए थे और रिसीवर की एक दूसरे को हम देख सकते थे, लेकिन बात हम करते थे रिसीवर के जरिए से। सही। तो उसमें एक तो इस मुलाकात में 20 साल के बाद भी हाथ मिलाने की और अपनी बहन को गले लगाने की उनको इजाजत नहीं थी, ना फौजिया को थी और ना आसिया को थी। इसके अलावा उनके बच्चों की तस्वीरें हम ले गए थे। जिस वक्त ये अगवा हो गई कराची से मार्च 2003 में, उस वक्त इनका बड़ा बच्चा 5 साल का, दूसरा 3 साल का और तीसरा 6 माह का था। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा। तो वो बच्चे, एक उसमें डॉक्टर बन चुका है, दूसरा डॉक्टर बनने वाला है, बेटी डॉक्टर बन चुकी है, बेटा जो है वो डॉक्टर बनने वाला है। और वो जो तीसरा बेटा था 6 माह का, जो शीखार था, वो मिसिंग है। उसका अभी तक पता नहीं है कि वो जिंदा है या वो कत्ल किया जा चुका है। तो वो तस्वीरें भी नहीं दिखाने की इजाजत दी गई। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात हमने सुनी, हमने उनके साथ 3 घंटे तफसील से बात की। तो उनकी सेहत अब कैसी है? हाँ, मतलब वो फिजिकली क्या कमजोर थी या ठीक आपको सेहत लग रही थी? उनकी सामने के 4 दांत जो थे, जो ऊपर के 4 दांत थे, वो या तशद्दुद में या किसी ने जुदखूब किया है, वो टूट चुके हैं। सामने ऊपर के 4 दांत टूट चुके हैं। उनके सर के ऊपर जो है कान के पीछे से जख्म था, जिसकी वजह से उनकी समाज भी मुतासिर थी। वो फिजिकली फील हो रहा था कि वो अनवेल है और साइकोलॉजिकली भी उसको शदीद धचके लगे हुए हैं और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि वो अनवेल है। और वो बता रही थी कि बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में हूँ यहाँ, और उसको जंजीरों के अंदर जो है वो लाया गया और जंजीरों के अंदर फिर वहाँ से ले जाया गया। उनको जिस यूनिट के अंदर रखा गया है उसको स्पेशल हाउसिंग यूनिट शू वो कहा जाता है, और इसमें इंतहाई खतरनाक लोगों को रखा जाता है जो 24 घंटे निगरानी में होते हैं और मुस्तकिल सर्वेलेंस के अंदर होते हैं। तो वो एक शदीद डिप्रेशन में है, इसलिए उन्होंने जब भी अपने जेल के बारे में बात की तो उसके लिए उसने लफ्ज जेल इस्तेमाल नहीं किया, उसने जहन्नम का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया। और वो बार बार हमें वक्तन फौक्तन कहती थी इस मुलाकात के अंदर के किसी तरीके से मुझे इस जहन्नम से निकालो। तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी और खुद हमें शदीद किस्म का, मैं पर्सनली बहुत एक साइकोलॉजिकल शॉक और ट्रामा मुझे बिल्कुल वी कैन इमेजिन डॉक्टर सेनेटर साहब देख के, उनकी बातें सुन के उनको हुआ। और हमने जब उनके बच्चों का तस्करा करते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अपने बच्चों को दुआएं देना, उनकी हिफाजत की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। तो इस गुफ्तगू में कोई ऐसी बात हुई जिससे कि मेरी अम्मी फौत हो गई? जी, वो ये भी नहीं पता उन्हें बिल्कुल। कोई ऐसी बात हुई जो उन्होंने बताई हो, ये पता नहीं था कि मेरी अम्मी फौत हो गई है। कोई ब्रेक थ्रू मिल सके हमें, कोई ऐसी चीज उन्होंने बताई हो कि जो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, कोई ऐसी बात जो उन्होंने बताई हो जो आगे आने वाले दिनों में मदद दे सके उनकी रिहाई में? उनकी रिहाई के लिए तो 2-3-4 ऑप्शन के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है वो बेचारी तो खुद के ऐसी बात नहीं बता सकती जो उनकी रिहाई में मदद दे सके, लेकिन लीगली हम एक्सपर्ट्स के जरिए से वो कर सकते हैं। और उनकी रिहाई में मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की हुकूमत है, इसलिए कि गुज़िश्ता 20 साल में एक हुकूमत उनसे अपनी घर के किसी फर्द की मुलाकात नहीं करवा सकी। एक हुकूमत नहीं, कई हुकूमतें आई और गई, और सब हुकूमतें उनकी वालदा के पास, इस्मत सिद्दीकी साहिबा के पास जाती थी और कहती थी कि हम 100 दिनों में आफिया को लाएंगे। 100 दिनों में आफिया को लाने की तो बहुत दूर की बात है, वो आफिया के बहन की मुलाकात भी आफिया से 20 सालों में नहीं करा सकी। ये मुलाकात जो हुई है ये एक लीगल प्रोसेस के जरिए से और लीगल एफर्ट्स के जरिए से हुई है। तो असल रुकावट इस्लामाबाद है। इन्होंने 20 साल में, इस अवैध साहब सुन लिए, शिफा साहिबा सुन लिए, 20 साल से पाकिस्तान के किसी भी हुकूमत ने सरकारी सतह पर, मुमलिकती सतह पर, रियासती सतह पर
अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन के नारे ही होते थे ना सेनेटर साहब। असल में तो हमने अबैंडन किया हुआ था उनको, चाहे जो भी वजूहात थी उसकी बिना पर हमने आफिया को अबैंडन किया हुआ था। इसमें अब कोई ना माने तो वो उसके अपने जहन की है मसला। मैं तो इन हुकूमतों से पूछता हूँ, आपने $2 मिलियन लगाए हैं आफिया सिद्दीकी के केस में, ये आपने उनकी रिहाई के लिए लगाए हैं या उनके फंसाने के लिए लगाए हैं? कहाँ ये $2 मिलियन लगे हैं, कैसे लगे हुए हैं? उनके केस को खराब कर दिया गया है। तो सर अब वकील क्या कहते हैं जो आपके साथ बैठे थे वहाँ पे? क्विकली अगर आप बता सकें, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। वकील क्या कहते हैं? वो ये कह रहे थे कि देखिए तीन ऑप्शन क्या हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि इस मुकदमे को रिव्यू किया जाए, सही, और इसमें बहुत सी कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, और उसके गवाहों के ऊपर काम किया जाए। लेकिन ये रियासत करेगी, फर्क नहीं कर सकता। रियासत इसमें मुद्दई बनेगी, हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। तो इसके मुकदमे को रिव्यू किया जाए। नंबर 2, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको, आपको पता है जो जेल में रखा गया है उसका नाम है FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। वो या ये अस्पताल है मरीज और बीमार कैदियों का, वो बीमार है, उनके 10 साल का 15 साल का जो रिकॉर्ड है बीमारी का वो लेके उसकी बुनियाद पे एक पिटीशन फायर की जाए तो उसको कंपनसेट रिलीफ एंड रिलीज फिर उसका हो सकता है। तो ये जो है दूसरी चीज है जो क्या हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि देखें, जब अमेरिकी सदर फारे होता है तो उनके पास वो इख्तियार होता है, महीने 1.5-2 महीने का जो वक्त होता है, जब दूसरा सदर नहीं आता या ये जो री इलेक्ट सदर होता है इससे हलफ नहीं उठाया होता, वो बड़ी बड़ी सजाओं को माफ करता है, क्लेमेंसी। तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया, और माजी में इन्होंने दोहा की डील किया, माजी में उन्होंने पेट्रोल अमरीकी की इसमें सपोर्ट किया, माजी में उन्होंने अमरीकी कैदियों को अफगानिस्तान में छोड़ाया। कभी भी इस लीवर को आफिया सिद्दीकी के रिहाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जुल्म किया है, जिसने हवाले किया है उसने भी जुल्म किया है, और जिसने रिहाई में किरदार नहीं अदा की उसने भी जुल्म किया है। अब वक्त है इसकी रिहाई में हम किरदार अदा कर। मैं आवाम से कहता हूँ, आपकी तवज्जो से आवाम से कहता हूँ, सेनेटर साहब आपकी बातें सुन के जरूर हमें ये लगा, इस्लाम की बेटी है बिल्कुल, और आपकी बातों से थोड़ा सा इतना हौसला आया है जरूर। ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी कौम ने ये महसूस किया होगा कि ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ कदम करीब चले गए हैं आफिया की रिहाई के। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और आफिया साथ में ये भी मौजूद थे, इनकी बहन के साथ 20 साल बाद ये मुलाकात हुई, और बड़े पर्टिनेंट, बड़े दर्दनाक किस्म के सवाल सेनेटर साहब ने उठाए हैं। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक किताब है मेरे हाथ में और शिफा के हाथ में भी। शिफा के हाथ में वो अंग्रेजी किताब है और मेरे पास उसका उर्दू तर्जुमा है, आफिया अनहर्ड, जिसे लिखा है दाऊद गजनवी साहब ने, जो कि आफिया के केस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, लॉयर हैं, और इस किताब के मुसन्निफ हैं, और इसका उर्दू तर्जुमा भी छपा है, वो मुकदमा जो सुना नहीं गया, आफिया सिद्दीकी। इनसे भी हम इसी हवाले से बात करते हैं। आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम जनाब दाऊद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है ये कितनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इस केस में आगे के लिए? शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो ये है कि जो आफिया का मीटअप है अपनी फैमिली के साथ आफ्टर 20 ईयर्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट इस मौके पे देता हूँ वो तो देता हूँ सेनेटर मुश्ताक को, और साथ फौजिया की तो है एफर्ट, बिल्कुल वो तो ज़ाहिर है, और उसके बाद सेनेटर तलहा की भी जी। इनकी अरेंजमेंट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें इंगेज हुई है, तो अमेरिकन ने उसको ये ब्रेक थ्रू दिया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि उनको जाके मिली है फौजिया। इस अचीवमेंट से आगे कहाँ हम जा सकते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है? हाँ अच्छा, वैसे थोड़ा सा ये है कि 2018 से आई स्टार्टेड परसुइंग दिस केस जी, और 2019 या 20 में मैंने ये बुक लिखी थी। असल में ना बहुत कंफ्यूजिंग मैटर ये था आज से 15-20 साल से पहले कि 2 नैरेटिव इस केस में चल रहे थे। एक तो वो थे जो प्रो आफिया बन गए और एक एंटी आफिया बन गए, और पूरी दुनिया में इसके नाम के ऊपर लोगों ने पॉलिटिक्स भी की है, और दहशतगर्द तंजीमों ने इसका नाम भी इस्तेमाल किया है, जो आज भी उसको ओन करते हैं। सही। लेकिन वो तो डिसोन करती है या उसकी फैमिली, लेकिन वो यूज़ करते हैं इसकी प्लाइट को जो अमेरिका में है। मेरा कॉन्सेप्ट जो था बुक लिखने का वो ये था कि अमेरिका में एक बुक थी, उसका नाम था वांटेड वुमन,
वो बारबरा स्कॉर्गन्स है उसका नाम। शी इज़ अ वेरी राइट विंग पर्सन। तो उसने ये बुक लिखी थी जिसमें उसने आफिया को बिल्कुल एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे की आफिया की। तो मैंने उसके काउंटर में मैंने अमेरिका में ये बुक लिखी थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इस बुक को कभी किसी ने चैलेंज नहीं वहाँ पे किया कि जो मेरे फैक्ट्स हैं दे आर डिफरेंट और नॉट, क्योंकि नॉम चॉम्स्की और ये माइकल कुगलमैन ये सारे इन्होंने इस पर रिव्यू किया है इस बुक के ऊपर। तो मैंने जब ये काम किया तो उसके बाद आई ब्रोट आफियाज जो ट्रायल अटर्नी था चार्ल्स स्विफ्ट, उसको मैं पाकिस्तान लेके आया था जब ये प्रीवियस गवर्नमेंट थी। तो हमने जो उनके सामने एक प्लान रखा था वो ये था कि क्योंकि आफिया एक कॉर्सबल मेडिकल सेंटर में रहती है, उसके मेंटल हेल्थ कुछ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपना केस भी पूरी तरह परसू नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा भी हो गई इतनी लंबी। और दूसरा ये था कि अब करंटली जब वो अपने सारे जो लीगल एवेन्यूज़ हैं वो एग्जॉस्ट कर चुकी है, सो व्हाट इज़ द राइट एवेन्यू राइट नाउ कि उसको हम वहाँ से रिपैट्रिएट कर सकें। क्योंकि अमेरिका में अगर आप कोई इशू पॉलिटिसाइज करते हैं तो फिर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इसको लीगल एंड पे रिलीफ दिलवाया जाए। तो उसमें यह था कि हमने प्रपोजल ये रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी पहले गार्डियनशिप ले वियना कन्वेंशन के मुताबिक, उसके बाद जो इसको मेंटल हेल्थ जो इसकी डिजीज़ हैं पिछले 10-12 साल से इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएं, इसका एक नए तरीके से फोरेंसिक जो है ना असेसमेंट हो। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो अटॉर्नी जनरल होता है, ही इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ अमेरिका, जो प्रिजनर सारे हैं वो उसके अंडर होते हैं। उसको हम कन्विंस करें कि भाई अगर आफिया पाकिस्तान में वापस आती है, इसमें दो चीज़ें हैं जो अमेरिकन के फियर हैं कि अगर ये पाकिस्तान चली जाती है वुड शी बी बैक, कि जहाँ से लोगों ने इसको यरगमाल किया या इसको इन्फ्लुएंस किया, या फिर ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती है। सबसे ज्यादा बड़ा उनका फियर तो ये उनका फियर ये नहीं है कि क्या ये फ्री होकर जाएंगी पाकिस्तान रिपैट्रिएशन में भी, क्या सजा में जाएंगी या ये फ्रीडम इनको मिलेगी? नहीं, देखें जो उनका जो पिटिशन है, जो अटॉर्नी जो कंपैशनेट रिलीज ग्राउंड का पिटिशन है जो अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, उसमें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है वो अमेरिका को एक प्लान बना के देगी सिक्योरिटी का कि हाउ वी विल सिक्योर आफिया इन पाकिस्तान, किस तरह हम इसकी जो सिक्योरिटी है और इसकी जो हेल्थ है उसको सिक्योर रखेंगे, एंड शी विल बी अवे फ्रॉम ऑल दोज हर्डल्स। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पिटिशन के अंदर गारंटी नहीं देती और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको ओके नहीं करती, तब तक वो केस जो है दोबारा कंपैशनेट रिलीज ग्राउंड में भी परसू उस अदालत में नहीं हो सकता। अगर आप अब जाते हैं पार्डन पिटिशन के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ठीक है, यहाँ तो कोई ऐसा होना कि अमेरिका में कोई ऐसी पाकिस्तानी लॉबी स्ट्रांग हो कि जो बाइडन को ये सेकंड टर्म ऑफ इलेक्शन से पहले उसको ये कहे कि भाई आप इसको वैसे ही पार्डन कर दो। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल पार्डन होते हैं उसको भी परसू किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब अभी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से किसी गवर्नमेंट ने इस इशू को उस तरह से नहीं उठाया। यहाँ पर भी बथेरी पॉलिटिक्स हुई है, मंशूर का हिस्सा रही आफिया तकरीबन सारी हुकूमतों के इलेक्शन से पहले की कैंपेन्स में, लेकिन किसी ने उसकी बात तक मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता था, वो फॉर वट एवर रीजन जो भी है, मैं ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ फैक्ट। अब जब आफिया को उस वक्त पकड़ा था या उस वक्त आफिया को इनके अमरीकियों के हवाले किया गया और वो ले गए यहाँ से उसको, तो उस वक्त पाकिस्तान की एम्बेसी का यूएस में क्या किरदार था इस सारे मामले में? उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने किसी से मुलाकातें की, पॉजिटिव था किरदार, नेगेटिव था? आफिया की फैमिली क्या बताती है? मैंने जो ज़्यादा रिसर्च की है और उस टाइम पे जब शुरू में देखें शुरू में एक 2006 या 7 में सबसे ज़्यादा रोल था इवान रिडली का, जो यहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी टाइम पे ये बात एक्सपोज हुई थी कि आफिया इज़ इन बगराम अफ़गानिस्तान में। पहले तो पता ही नहीं था ना, प्रिजनर लेडी थी, 650 नाम था उसका। तो उसके बाद आई थी मेरा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो वो काफ़ी देखे उस वक्त वॉर ऑन टेरर चल रही थी और पाकिस्तान बड़ा इंगेज था उस वॉर के अंदर, एक एलाय था अमेरिकन का। तो इसका जो एक केस था 2008 या 9 में अमेरिका में, तो उन्होंने एक एज अ विक्ट्री की तरह मनाया कि भाई हमने एक ग्रे लेडी ऑफ बैकग्राउंड और पता नहीं लेडी अलकायदा पकड़ ली है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही एक बैकफुट डिफेंसिव पोजीशन पे था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $2 मिलियन तब एलोकेट किए इसके केस के लिए। और वहाँ पे फिर जो हमारे काउंसलर थे उन्होंने 3 लॉयर्स इसके लिए हायर किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो उस वक्त आफिया की हालत थी मेंटल, शी वॉज नॉट फिट फॉर द ट्रायल, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती इसको ट्रायल में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रैग किया
बल्कि ट्रायल के दौरान 8 से 9 महीने ये कार्सफल में रही है जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होती रही है। देन दे पुट हर इनटू ट्रायल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इस हद तक तो थे वो कि उन्होंने उसको ट्रायल के लिए पैसे। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में हुसैन हक्कानी साहब का क्या रोल था? हाँ, उसमें ये था कि हुसैन हक्कानी तब था पाकिस्तान का एम्बेसडर था अमेरिका में जी। वो अकॉर्डिंगली तो हमें जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट से ये चीज़ का पता चला है कि वो आफिया से 2-3 दफ़ा जाके मिला भी उधर प्रिजन में जाके, लेकिन उसके अलावा जो उस पर एक क्वेश्चन रेज हुआ 2255 मोशन के अंदर कि ट्रायल के आखिरी दिनों में ये उस जज बर्मन के साथ जाके मिला, तो ये क्वेश्चन जो है वो एक वकील है जो 2255 मोशन में था उसने ये रेज किया था कि व्हाई डिड ही मीट द जज। तो ये क्वेश्चन काफी रेज उस वक्त हुआ था। मिल सकते हैं वैसे या मिल नहीं सकते? देखिए वो जो जज है मतलब was the मुलाकात क्वेश्चनेबल या was whatever done and decided in the मुलाकात क्वेश्चनेबल? हाँ, उस मुलाकात का जवाब जो है वो उसने दिया जज बर्मन ने। उसने कहा कि ये क्योंकि पाकिस्तानी एक रिप्रेजेंटेटिव था, ही केम, आई शोक हैंड्स विद हिम और दैट्स इट। यानी वहां पे उसको जवाब देना पड़ा जज को कि भाई आप इसके साथ क्यों मिले? ये क्या सिर्फ हाथ मिलाने गए थे? नहीं, ये कहते हैं कि मैं क्योंकि पाकिस्तान का एम्बेसडर था तो मैंने जरा केस को जाके परसू करना था कि भाई क्या हो रहा है, यू नो समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये क्वेश्चन था, वहाँ की अदालत में ये हुआ था क्वेश्चन, इस चीज़ के ऊपर। ओके। तो अब जो वकील हैं इनके, जो क्लाइव साहब हैं, आप क्या देखते हैं कि वो इज ही गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या हमें मजीद कुछ उसके अंदर कोई ट्विकिंग करने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि अब हमें बेसिकली तो उसकी हेल्थ ग्राउंड को बनाकर उसको करना चाहिए। आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए, सेनेटर मुश्ताक को एक काम ये करना चाहिए, व्हेन ही कम बैक प्राइम मिनिस्टर को कहे कि एक कमेटी बनाए। उस कमेटी के अंदर वो फॉरेन ऑफिस के लोग, ISI के लोग, IB के लोग और लॉ मिनिस्ट्री के इस वक्त एक कमेटी बनाए और क्लाइव को साथ बुला ले। सही, ठीक है, क्योंकि क्लाइव का जो वे ऑफ एक्शन है, जो मैं उसकी बातों से रीड कर रहा हूँ, वो कंपैशनेट ग्राउंड रिलीज पे जाना चाहता है। अच्छा। ठीक है, वो तब तक नहीं जा सकता जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ओके नहीं करती और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसको फाइन नहीं करती। एक मेरे जहन में एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है जो सबसे वाइबल है इस वक्त, वो ये है कि जितने भी ज़्यादातर अब गुआंटानामो बे के जो प्रिजनर्स हैं, एक लड़का है उसका अभी नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो पिछले दिनों छूटा है। जी, अहमद रबानी ब्रदर्स। नहीं, रबानी नहीं। अच्छा। उसका नाम है, वो आफिया के एक कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर भी शामिल था। ओके। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो साउथ अमेरिका में अमेरिका ने उसको भेजा है, किसी मुल्क ने उसको ले लिया है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टर्किश गवर्नमेंट से बात करे, ठीक है, क्योंकि वो एक थर्ड कंट्री है। ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान में ना उसको रिपैट्रिएट करें, वो तुर्की जो है ना वो उसको ऑनरशिप ले ले। एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया, क्योंकि तुर्की का साथ ये होगा कि आपने अमेरिकन को सिक्योर फील करवाना। दिस इज योर जॉब। सही है। शी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम, बट फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी शी इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो MBS नहीं कर सकता ये काम? बिल्कुल, वो भी कर सकता है। मतलब वो भी जो कर सकता ज्यादा है। पावरफुल तुर्की, मुझे नहीं पता, अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि पॉलिटिकली एर्दोगान कितना इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे या वो कितने एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन MBS के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप इज ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। ये बिल्कुल ठीक कहा है, वो भी कर सकते हैं, उनको एंगेज करें। किसी भी मुल्क ने उसकी एक ये गारंटी देनी है कि शी विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड और शी विल नॉट बी hypnotized by any of those factions। ये उसकी चीज करनी है। वैसे उनके लिए वो अब इतनी कोई वो नहीं है। So it is doable, it is workable कि वो वापस आ सके। doable, और इतना डुएबल है कि आई कैन सी राइट इन द कॉर्नर कि ये काम हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं है। थैंक यू दाऊद गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पर एक इश्तिहार आजकल आपको नज़र आ रहा है, वो ये है कि बहुत ही आसान शराइत पर आप ले सकते हैं कर्ज़ा। ये छोटे छोटे कर्ज़े होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि इस हवाले से अपने आप को मार्केट कर रही हैं, ये कर्ज़ा देती हैं लोगों को, लोगों का काम भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है, और वो ये कि जब ये कंपनीज़ कर्ज़ा दे देती हैं तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना हाई होता है कि हज़ारों का कर्ज़ा जो है वो एक्चुअल अमाउंट हज़ारों की होती है, मगर पहुंच जाती है वो
लाखों में। उसके बाद फिर जब वो शख्स वापस नहीं कर सकता कर्जा तो फिर वो एक सिलसिला शुरू होता है धमकियों का, बेसिकली इंट्रैपमेंट ऑफ अ पर्सन जो कि कर्जा ले रहा है। ये इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं मार्केट में। अब क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो इसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है और कैसे जो है वो इन कंपनीज के ऊपर काबू पाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है जी मोहतरमा खालिदा हबीब साहिबा जो कि SECP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम खालिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो कंपनीज काम कर रही हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं और उनका बुनियादी काम जो है वो क्या होता है। देखिए बेसिकली ये लैंडिंग कर रही हैं जो कि वैसे तो एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी है और SECP लाइसेंस करता है ऐसी एंटिटीज़ को जो कि लैंडिंग कर रही होती हैं। जब कोविड आया तो उसके बाद ये फिनोमेना नीड एक तो लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमने वैसे भी असेस किया है कि 53% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, बैंक्स उनको पैसा नहीं दे रहे होते, उनकी शॉर्ट टर्म छोटी छोटी अमाउंट्स की नीड्स होती हैं। सो उनके लिए फिर एक मार्केट में ये एक गैप को फिल करने के लिए डिजिटल लेंडिंग की फॉर्म में एंटिटीज़ आई थी, ऑनलाइन लोन्स की फॉर्म में आई थी। इनमें से कुछ तो SECP की लाइसेंस थी और मेजॉरिटी जो थी वो कि लाइसेंस्ड ऐप्स नहीं थी और अनलाइसेंस्ड इलीगल फॉर्म में काम कर रही थी। जो लाइसेंस थी उनके लिए भी तब तक कोई फ्रेमवर्क नहीं था, बिकॉज ये वो सारा फिनोमेना था जो कि कोविड के बाद इवॉल्व हुआ था। उससे पहले डिजिटल फॉर्म में लेंडिंग के कोई फिनोमेना एक्सिस्ट नहीं करता था। ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई कि एक तो उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जब ना रिकवरी नहीं होती है तो वो इलीगल कोर्सिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे होते हैं एंड देन उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो SECP ने इस सारे चीज़ को एवेल्यूएट किया और एक पूरा एक फ्रेमवर्क इस किस्म की लैंडिंग ऐप्स के लिए लाया गया जिसमें हमने डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रखी गई, फिर उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रखी गई जो कि एक सर्टिफाइड PTA के जो अप्रूव्ड वेंडर हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि ये ऐप की जो बैक एंड की इन्फॉर्मेशन जितनी ले रही है वो सिक्योर है और एज पर द वेंडर जो कि अगर PTA से अप्रूव्ड वो ऐप होगी तो ही वो ये काम कर सकते हैं। फोन लाइंस भी हमने ऑन कर दी हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि जी आपने किसी ऐप से लोन लिया और बाद में कोई मुश्किल आई हो तो आप कॉल कर सकते हैं। जी खालिदा साहिबा, आप बता रही थी कि वही ऐप्स यूज़ हो सकेंगी जो कि PTA से अप्रूव्ड होंगी, तो कैसे पता चलेगा किसी भी कंज्यूमर को कि ये ऐप सही है और मुझे इससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो कंज्यूमर्स के लिए पहले तो ये है कि जब भी कहीं किसी ऐप से वो ले रहे हैं लोन तो उसको वेरीफाई करें कि वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं। SECP की वेबसाइट पे अप्रूव्ड ऐप्स हैं, उनकी पूरी वाइट लिस्ट मौजूद है। अभी चूंकि हमने दिसंबर में ये फ्रेमवर्क लेके आए थे जिसमें हमने सर्टन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इस किस्म की ऐप्स के लिए एंड PTA के अप्रूव्ड वेंडर से सर्टिफिकेशन फॉर द सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एश्योरेंस से हमने किया पता। सो उन सब ऐप्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। पहले तो ये चेक कर लीजिए कि ये ऐप हमारी अप्रूव्ड लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। सेकेंडली, जब आप ऐप से लोन ले रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें उसमें की फैक्ट स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बताएंगे कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने दिन के ले रहे हैं, क्या टेन्योर, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल है। हमारी रिक्वायरमेंट में ये भी शामिल है कि आपको उर्दू इंग्लिश में भी ये सुनाया जाएगा कि किन टर्म्स पे आप ले रहे हैं, बिकॉज पहले इंग्लिश में होता था तो बहुत लोगों को नहीं समझ आती थी, अब उर्दू में भी सुनवाने की रिक्वायरमेंट है। आपको ईमेल आएगी या मैसेज आएगा कि इन टर्म्स के साथ आप लोन है और उसके बाद आप कंफर्म को क्लिक करेंगे। सो जो भी बारोअर है वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि उसने बारो करना है, किन टर्म्स पे करना है और क्या डिस्क्लोजर उसको चीज़ें गिवन है और उसके बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो इन ऐप्स का इंटरेस्ट रेट कितना होता है, मतलब कितने पैसे आप लेंगे तो तकरीबन कितने पैसे वापस करेंगे? वो पैसे तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बता रहे होते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप एग्जाम्पल भी बताएं कि अगर आपने 4000 लोन लिया है तो 4300 आप 8 दिन में वापस करेंगे और फिर हम कहते हैं कि एनुअल परसेंटेज रेट भी बताएं। वैसे तो वो 8 या 10 दिन के लिए मिलता है, लेकिन अगर वो एस्केलेट करें कि साल के लिए वो रहे तो क्या होगा, वो भी हम उसे कहते हैं कि डिस्क्लोज करें। कितना रेट होता है? इट कैन वेरी फ्रॉम 100 से लेकर 400-500% तक हो सकता है। 500% तक भी ये रेट हो सकता है। प्रिवेलिंग है, हम देखते हैं जो मोबाइल वॉलेट्स वगैरह पे भी इन्हीं रेट्स के अराउंड होता है। यानी अगर आप 1 रुपया लेते हैं तो 500% के हिसाब से आपको, अगर 500% वो कंपनी चार्ज कर रही है साल के लिए, अगर साल के लिए, बट ये लोन होते नहीं है लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ 8-10 इनको नहीं वापस कर सका किसी मजबूरी के तहत जो आजकल के हालात हैं, तो आपने 1 रुपया लिया है तो साल भर बाद आपको 5 रुपये वापस करने होंगे। यानी अगर आपने 1000 रुपये लिए तो साल भर बाद आपको 5000 रुपये वापस करने होंगे और लाख रुपये लिए तो साल भर बाद आपको 5 लाख वापस करने होंगे। ये अगर
500% उस कंपनी का रेट है, और आपने अगर साल भर रखा तो। हाँ, अच्छा, और ये सारे रेट्स वगैरह जो तय हो रहे होते हैं, कोई ऐप तय कर रही है, वो क्या स्टेट बैंक के रूल्स के साथ मुताबिकत रखते हैं या ये अपनी धुन में मगन होते हैं? ये जो हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेट तो देखें प्राइसिंग में कहीं पे कोई रेगुलेटर इंटरवीन नहीं कर रहा होता। अच्छा, लेकिन बाकी सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड जो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट है, ऐप सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम या स्टेट बैंक अपने अपने एंड पे कर रहे होते हैं। तो अगर कोई शख्स लोन वापस ना कर सके तो ये कंपनियां क्या करती हैं, और फिर उसके बाद जो शख्स बेचारा लोन वापस नहीं कर सक रहा उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें SCCP चूँकि रेगुलेटर है इनका, तो हमारे यहाँ कंप्लेंट रिड्यूसल का फोरम है। अच्छा। उनको हमें अप्रोच करना चाहिए। अगर जो नहीं कर रहा और कोई ऐसी कोर्सिव किस्म की प्रैक्टिसेस ये लोग ऑप्ट करें, मतलब कोई तड़ियाँ देना, जी हाँ, तो फिर वो हमें अप्रोच कर सकते हैं कंप्लेंट्स के साथ। हमने पहले देखा था कि पहले नंबर ऑफ कंप्लेंट्स शुरू में बहुत ज़्यादा थी। दिसंबर में हमने ये फ्रेमवर्क लेके आए थे, उसके बाद से कंप्लेंट्स के जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया। अच्छा। बिकॉज इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस भी ठीक की थी, और इसके अलावा SCCP ने बहुत सारे और एंड से भी जो इलीगल प्रैक्टिसेस थे उनको प्लग इन करने के लिए एफर्ट्स की थी। वी गॉट एंगेज विद गूगल एंड आईफोन वगैरह के साथ कि जो भी इलीगल ऐप्स आ रही हैं उनको एनलिस्टिंग नहीं होगी। अब गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ फॉर पाकिस्तान चेंज की हैं, गोइंग फॉरवर्ड 1 जून से एप्लीकेबल है कि कोई भी जब तक वो हमारा लाइसेंस नहीं बताएंगे, हमारी ऐप का अप्रूवल नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, उनके एनलिस्टिंग अलाउ नहीं करेंगे। और अभी भी अगर कुछ एग्जिस्ट करेंगे तो उनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा गूगल से। सो ऐसी इलीगल ऐप्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमें जहाँ पे भी रिपोर्ट होती है या हम अपनी खुद मॉनिटरिंग में एवेल्यूएट करते हैं कि कोई ऐसी इलीगल ऐप्स हैं, हम FIA को भी अप्रोच करते हैं, वो उनको रिपोर्ट की जाती हैं। सो PTA को, FIA को इंगेज करके हम सारे प्लग इन करें जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं, ये इलीगल ऐप्स ऑपरेट नहीं करें। ठीक है। सो जो ऑपरेट करें वो लीगल हो, लाइसेंस्ड बाय ईदर बाय स्टेट बैंक या SCCP हो। सही। फसीउल्लाह साहब हैं, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, सवाल कीजिए, क्या सवाल करेंगे? जी, मैं लॉक किया था बरवक्त से जी, तो वो भी मुझसे काफी कटौती कर रहे हैं। अच्छा, कितने रुपए लिए थे आपने? 20,000। 20,000। और अब आपसे वो कितना रकम वापस मांग रहे हैं? वो मुझसे मांग रहे हैं 32,000। 32,000। और कितने दिन आपने उस लोन को इस्तेमाल किया, कितने दिन के लिए? ये 90 दिन के लिए दिया था। 90 दिन के लिए, ठीक है। तो अब सवाल आपका जी क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि अब मुझसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। एक तो बरवक्त की अभी ऐप अप्रूवल के प्रोसेस में है, अप्रूव नहीं हुई है। अप्रूव ऐप नहीं, सो अप्रूव नहीं है, बट हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर प्रोसेस वाली लिस्ट में है, क्योंकि ये हमारी लाइसेंस एंटिटी थी जिसकी मोबाइल ऐप बरवक्त के नाम से आ रही है। आपने जब लोन लिया था तो आपको ये डिस्क्लोज किया गया था कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा आप पे? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर उन्हें बताया गया था तो फिर अगर बताया गया तो देखिए इन्फॉर्म डिसीजन है। हाँ, और अगर वो लग रहा है कि उस वाले गिवन जो डिस्क्लोज रेट से भी ज़्यादा वो मांग रहे हैं तो वो हमें अप्रोच कीजिए। हमारी वेबसाइट पे कंप्लेंट का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू हमें हम रिड्रेसल के लिए। शिफा ने एक सवाल किया था दरमियान में ब्रेक में, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि खवातीन लोन ले रही होती हैं, स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, मर्द ले रहे होते हैं? मोस्टली इसमें यूथ ज़्यादा होती है जिनके पास एक्सेस है मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की, और उनकी छोटी छोटी नीड्स हैं, वो लोग इस पे ज़्यादा आ रहे होते हैं। लेकिन ये उससे बियॉन्ड है। हमने जब तक ये डिजिटल लैंडिंग का देखा है फिनोमेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की प्रोडक्ट्स भी आई हैं। आप देखें BNPL का मॉडल पहले नहीं था, एम्बेडेड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे नहीं था, पेडे लोन्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सारे हमारे पास एंटिटीज़ आई हैं जो इस किस्म की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जो मर्चेंट के साथ कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। कितनी बार, कितना ऑफन होता है इन ऐप्स में कि लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं? इट ऑल डिपेंड। देखिए, अगर कोई शॉर्ट टर्म 10-15 दिन के लिए ले रहे हैं, डिफॉल्ट होगा ना कि 80% जो है वो वापस कर देते हैं, या हाँ 80% के करीब रिटर्न होता है। आपके पास कंप्लेंट्स कितनी आती हैं तकरीबन? कंप्लेंट अगर हम जुलाई ऑनवर्ड देखें तो 108 कंप्लेंट्स हैं हमारे पास जो हम तक पहुंची हुई हैं। हम इनसे डाटा लेते हैं जिनको हम अप्रूव कर रहे थे डेंटिस्ट को, मंथली बेसिस पे जो इन तक कंप्लेंट्स आ रही होती हैं वो वाला डाटा भी हमसे शेयर करते हैं। बट वहाँ पे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा। लास्ट ईयर में जब ये स्टार्ट हुआ था, पिछले साल में जुलाई से दिसंबर तक कंप्लेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा था। एक और कॉलर भी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेराज साहब, फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? परिवार में ना
एक जावा के नाम से एक ऐप लॉन्च हुई थी। अच्छा, जावा ऐप, अच्छा। तो उसमें से काफी सारे लोगों ने फायदा उठा लिया था, लेकिन अभी जो बाद में जब उन्होंने ऐप बंद की तो काफी सारे लोगों के पैसे उसके अंदर फंस गए हैं। जावा ऐप, ये लोगों ने पैसे दिए थे उस ऐप में? वो जावा के नाम से वो ऐप लॉन्च हुई थी। नहीं, वो कर्जा देते थे, हाँ, वो कर्जा देते थे लोगों को या लोगों से पैसे लेते थे? नहीं जी, वो लोगों से पैसे लेते थे और तकरीबन उनका 21 दिन का टाइम था और अच्छा, पैसे लेते थे और प्रॉफिट देते थे। इलीगल है, देखिए इलीगल एक्टिविटी है, डिपॉजिट टेकिंग कहीं पे अलाउड नहीं है। सो लोगों की अवेयरनेस के लिए भी कहीं पे भी पैसा लेना और देना जब तक वो एंटिटीज़ या स्टेट बैंक से या SECP से लाइसेंस नहीं हो उसके साथ एंगेज नहीं हो। बुनियादी रूल यही है भाई। क्योंकि जो लीगल होगी तो आपके पास रिकोर्स अवेलेबल होगा, और जो लीगल ही नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं अदर देन दिस कि हम ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिदा साहिबा, वक्त दिया आपने। बड़ी अहम बातें जी, फ़ोन पर आ रही हैं, कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए वो लाइसेंस्ड ऐप हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही ये सोचें कि जी मुझे पैसे देने या लेने, वरना फिर फंसेंगे तो फिर मामला बहुत भारी पड़ जाएंगे आपको। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की जो 50वीं सालगिरह है वो भी है आज ही, और क्योंकि इसका आगाज़ 5 जून 1973 में हुआ था और इस साल आलमी माहौलियाती दिन का जो फोकस है वो प्लास्टिक पोल्यूशन पर होगा, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना या प्लास्टिक पोल्यूशन को दुनिया से एलिमिनेट करना। और कैंपेन भी है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का हैशटैग है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा हो रहा है जी, और इसमें सिर्फ 10% रिसाइकल होता है। हालांकि शोर तो बड़ा होता है रिसाइकल करो, मगर रिसाइकल कर कोई नहीं रहा है। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर से ताल्लुक़ रखने वाले कमोडोर रिटायर्ड बाबर बिलाल हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस साल की थीम पे ज़रा अगर हम बात कर लें कि थीम जो है वो एग्जैक्टली यही है या उसके कोई और सब पार्ट्स भी हैं? देखें, प्लास्टिक पोल्यूशन बेसिकली थीम तो यही है, लेकिन इसके जो आने वाले सालों में इसके साथ एयर पोल्यूशन और अर्थ पोल्यूशन और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी इसमें ऐड होगी। लेकिन इस साल उन्होंने फोकस किया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन बेसिकली इंसानी हेल्थ, जानवरों की हेल्थ, समुद्री आबी हयात सब के ऊपर इफेक्ट करती है। तो हमारे यहाँ पर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसने मिसाल के तौर पर, चूँकि आप मैरीटाइम अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी मरीन लाइफ को कितना डैमेज किया है? देखिए, अब मैं आपको सिर्फ फिगर्स दे सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन बिलियंस में हम प्लास्टिक लिफाफे या बैग, शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है या जो उसकी डिके लाइफ है वो 300 to 500 ईयर्स के दरमियान में है। यानी एक प्लास्टिक की थैली 500 साल में ख़त्म होती है। उसके अलावा जो हम खाने की पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो पैकेजेस मटेरियल्स हैं, और इस तरह जहाँ जो प्लास्टिक की प्लेटें, क्रॉकरी, ग्लास, हर चीज़ में प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं वेस्ट में, कहीं हम डंपिंग में डाल देते हैं, ज़मीन के अंदर दफन करते हैं, कभी हम समुद्र के किनारे वैसे फेंक देते हैं। हमारी जो कोस्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, स्पेशली कराची की कोस्ट लाइन, उसमें कहते हैं कि 65% हार्ड प्लास्टिक वेस्ट जो है ना उसके ऊपर डंप हो रहा होता है, या समुद्र में फेंकते हैं, या मतलब लियारी नदी से इधर उधर से जो शहर की पोल्यूशन है वो अल्टीमेटली समुद्र में गिरती है और वो समुद्र में जाके डिके होती है। जब वो समुद्र में डिके होती है तो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल आंखों से नज़र ना आने वाला प्लास्टिक का साइज़ है वो उसमें आती है। और वो मछली भी खाती है, वो झींगा भी, वो पानी जो इस्तेमाल करता है, जो अपनी फूड में एब्जॉर्ब होती है, और वो हम आप भी प्लेट में, जब प्लास्टिक प्लेट में खाएंगे या हम माइक्रोवेव में प्लास्टिक प्लेट में किसी चीज़ गर्म कर लेते हैं, तो ये, या हम खाना जो लेके आते हैं, बिरयानी की हम बाजार से खरीदते हैं तो शॉपिंग बैग में पड़ा देता है, वो पैकिंग जो इनिशियली शॉपिंग में होती है, ऊपर पेपर होता है, तो वो हर चीज़ में प्लास्टिक ऐड हो रहा है। वो वाइट वाले जो पोली अब उसका नुकसान क्या है कि अब एवरेज में थर्मोपोल, बिल्कुल साइंटिस्ट की जो एवरेज है वो कहते हैं कि आप तकरीबन 5 ग्राम तक प्लास्टिक पर वीक कंज्यूम करता है एक ह्यूमन बॉडी। दिस इज द मैक्सिमम 0.1 से 5 ग्राम हम खा रहे हैं रोजाना, मतलब हर हफ्ते ये एक एस्टिमेट्स हैं। और ये मैं सिर्फ इसका जो वेट है देखें, 5 ग्राम कितना होता है एक क्रेडिट कार्ड के साइज का।
अच्छा 5 ग्राम, हाँ, 5 ग्राम साइज देखिए एक क्रेडिट कार्ड है। और इसका जो कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक के 50 to 52,000 पार्टिकल्स पर ईयर आप कंज्यूम कर जाते हैं। मतलब हम हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खा जाते हैं। दिस इज द मैक्सिमम व्हिच दे हैव एस्टिमेटेड। पैसे तो नहीं निकलते हमारे अंदर से, पोल्यूशन ही निकल रही है। लेकिन ये प्लास्टिक पोल्यूशन का कितना बड़ा मैग्नीट्यूड तो इसमें असल किरदार या कल्प्रिट जिसको हम कहेंगे, कसूरवार, वो कौन है? मतलब बेसिकली मेरे ख्याल में तालीम। अगर हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को तालीम नहीं दे सके कि ये चीज़ हैजर्डस है, तो कसूर तो वहाँ से शुरू होता है ना, कि अगर आपके बच्चे को स्कूल में ही नहीं पता कि मुझे प्लास्टिक से नहीं खेलना या प्लास्टिक के तौर पे अब कुछ चीजें हैं जो प्लास्टिक के साथ नेमुल बदल उनका हो सकता है। स्ट्रॉज हैं आजकल बाहर के मुल्कों में, स्ट्रॉ जो है वो पेपर स्ट्रॉ आ गया है, पेपर कप आ गया है, प्लास्टिक कप को अवॉइड करते हैं। पेपर भी नुकसान, पेपर जो है वो दरख्त से, ये भी बड़ा मसला, लकड़ी चाहिए ना उसके पीछे, तो अब हम ये बड़ा लेकिन प्लास्टिक का जो सबसे आम बेसिक रसूल है, या तो कंज्यूमेबल प्लास्टिक होना चाहिए या रीयूजेबल प्लास्टिक होना चाहिए, ताकि कम से कम 2, 3, 4 दफा तो एक जो देखें आप, जो आपने बताया 400 मिलियन टन्स पर डे पर मिनट ग्लोब में 1 मिलियन वाटर बॉटल ऐड होती है ग्लोब पे। अब उसकी जो डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन है वो 300 ईयर्स के बाद होनी है। अब देखें मैग्नीट्यूड, तो कहते हैं कि समुंदर में 2050 के बाद जो प्लास्टिक के कंटेंट है या वेट है वो आउटग्रो कर जाएगा फिश स्टॉक से। प्लास्टिक की मछलियां आ रही हैं, नहीं मतलब इतना वेस्ट होगा उसके अंदर, क्योंकि अभी भी मरीन लाइफ के अंदर वो प्लास्टिक तो आ रहा है ना। तो जो मछली के साइज या मछली का जो आपके अवेलेबल फूड रिसोर्स विच इज द फ्यूचर फूड फॉर द ग्लोब पॉपुलेशन के लिए, उसको ओवरग्रो करेगा आपका पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और हमारे अनफॉर्चुनेट, हम तो है थर्ड वर्ल्ड हैं, इवन फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड जिसमें, उधर भी ये इशू उतना ही उनसे शायद हमसे भी बड़ा मैग्नीट्यूड है कि वो, लेकिन दे आर ट्राइंग टू डू इट। हमें भी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट करती तो है, लेकिन हमारी जितनी भी तरक्की होती है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ खा जाती है। तो वो अब हमारे पास रास्ता क्या है? मैं आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि हमें स्कूल, बच्चे को जब आप फर्स्ट क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, वहाँ से एजुकेट करें। वो जो जनरेशन निकलेगी आफ्टर 20 years, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, वही होंगे। लेकिन अगर हम, मेरी जनरेशन या मेरे से 10 साल छोटी जनरेशन, वो सारे ने अपना टाइम पास कर दिया। दे यू कैन नॉट टीच देम कि आप उनको कैसे बता सकते हैं कि बाजार जाओ फ्रूट लेना तो शॉपिंग बैग में। मुझे एक खातून का एक वाकया याद आ गया। एक कप में उन्होंने कॉफी खरीदी, एक बड़ी अच्छी बड़ी ब्रांड के कॉफी खरीदी। वो गई, कहती है 800 रुपए की कॉफी थी। उधर कोई मेटल के स्ट्रॉज जो थे वो इस्तेमाल हो रहे थे, जो वो बेचते भी थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम तो आप वो मेटल का स्ट्रॉ अपने साथ लाएं। और तो उन्होंने कहा कि मेरा भूल गया, मैं तो घर रह गया वो। तो वो कहते हैं मैडम आप खरीद ले 300 का। कहती है 700 की कॉफी और 300 का मेटल का स्ट्रॉ, इतने तो पैसे मैंने नहीं दिए जितने की तुमने मुझे कॉफी पिला दी। तो वो मतलब वो इनकारी थी, वो कहती थी तो मुझे प्लास्टिक का स्ट्रॉ दे दो, मैं नहीं पेमेंट करती स्ट्रॉ की। जो हमने दूसरा इशू ये कि प्लास्टिक इज ए केमिकल, बेसिकली केमिकली प्रोड्यूस होता है। अब इसको जो तलफ करना या इसको ख़त्म करना है, वो उसका कोई ना कोई साइंटिस्ट से रिसर्च करानी चाहिए कि इसको हाउ टू, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। हमारे पास इजी सोल्यूशन है थर्ड वर्ल्ड में, हम ज़मीन में या उसको दफन करने के चक्कर में होते हैं, या हम उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। वो अल्टीमेटली नालों, नदियों, दरियाओं से होता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है। वो ख़त्म नहीं होता, वो 300-500 ईयर्स तक आप तरह के। और आने का प्लांट्स पे भी कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ हम दबा रहे हैं। हर चीज़, यही तो बता रहा हूँ, प्लांट्स पे, जंगल की लाइफ पे, सी लाइफ पे, ह्यूमंस पे, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट है, बिकॉज ये केमिकल है। और केमिकल, आपको याद होगा आज से 10-15 साल पहले बच्चों के खाने के जो पाउडर मिल्क था, उस वक्त भी बड़ा एक स्टोरी बनी थी ग्लोबल लेवल पे, जिसके अंदर प्लास्टिक कंटेंट ज्यादा है। तो प्लास्टिक कंटेंट में आपको बता रहा हूँ, आपके मेरे खाने में भी 50,000 to 52,000 पार्टिकल्स पर ईयर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो और ऐसे मेजर्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ले रहा हो? देखिए, हम तो एक तो हम अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं, जैसे आज या कल बीच क्लीनिंग होती है। अब साल में हम तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बीच क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्लान के सोशल वर्क के आवर्स रखे स्कूल, यूनिवर्सिटी किड्स को, और एवरी 10-15 डेज के बाद कोई एक स्कूल जाए, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में क्लीन करे, और उनके को मार्क्स होने चाहिए कि ये सोशल वर्क है। फिर अब जब हम छोटे थे तो हमने एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स जी, जिसमें हमसाये के हकूक, सफाई के, और ये माहौल के भी, लाल बत्ती पे रुकना, ये सब चीजें। अब वो सब्जेक्ट हमने कहीं
दरमियान में कहीं वो कैजुअलिटी हो गया ओवर द इयर्स, मैं कल उसको बहाल हम सीख गए हैं तो उसको बहाल करने की जरूरत है। तो अगर वो बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाकई। ये जो आपका आइडिया है कि हमें वाली नस्लों को प्रिपेयर करना है, अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया आने वाली नस्लों को फिर शायद ये दुनिया और हमारी नस्लें ही ना रहें। ये खतरे की घंटी है जो कि बजा दी जा चुकी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड आपकी मुलाकात कराएंगे आज अपने प्रोग्राम में। और फिल्म सेंसर होने का एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, और वो अक्सर एक ऐसी तलवार होती है जो अक्सर फिल्म मेकर्स के गर्दनों पे या सरों पे लटक रही होती है। और वो जितनी भी ऐसी फिल्म बना लें, अब हमारे माइंड में सेंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ हम उसको एक फहश या किसी जिस्मानी या कपड़ों के एतबार से देखते हैं, लेकिन सेंसर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखी जाती हैं। सोसाइटल जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट द कपड़े या जो खातून ने पहना हुआ है या किस किस्म की स्टोरी है वो। तो इस पर हम बात करेंगे फिल्म कैसे सेंसर होती है और सेंसर करने में कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं आपस में। कौन है ऐसा जो कहता हो कि भाई नहीं नहीं इसको जाने दो, तुम लोग बहुत ज़्यादा तंग नज़र हो, और दूसरे कहे कि नहीं नहीं भाई ये कल्चर के अगेंस्ट है पाकिस्तान में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बड़ी मज़ेदार हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड रईसा आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुबारकबाद सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर। बस ये अल्लाह का शुक्र है, जिम्मेदारियां हैं। आज आप हमारा प्रोग्राम सेंसर करें भाई लेकिन इनका ताल्लुक टेलीविजन से नहीं, फिल्म से, ये भी याद रखना है। फिल्म सेंसर बोर्ड और पाकिस्तान का जो मरकजी सेंसर बोर्ड है उसमें। अच्छा, फोन लाइंस भी हम ऑन कर देते हैं ताकि आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं रईसा साहिबा से। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि एज द यूँ कह लीजिए जो चेयरपर्सन ऑफ द फिल्म सेंसर बोर्ड, बेसिकली आपका जो काम है वो डोमेन वो क्या होता है? अच्छा, बेसिकली जो फिल्में बनती हैं, बनने से पहले किसी भी स्क्रीन पे ऑन एयर होने से पहले इट नीड टू बी सेंसर्ड। पाकिस्तान की पॉलिसी है, ठीक है। तो जो इस्लामाबाद के जुरिस्डिक्शन में, इसके अलावा कैंट के एरिया में जो सिनेमाज आते हैं, सो वहाँ पे उनका सेंसर के लिए जो है पहले वो हमारे पास आती है फिल्म, उसको हमारे मेंबर्स देखते हैं, और उसमें कोई ऐसी बात जो माशरती अक़दार के अलावा हो, उससे मैच ना खाती हो या इस्लामी इक़दार से मुखालिफ हो, तो उनको चीज़ों को देखा जाता है जो कि पाकिस्तानी माशरे के लिए बेहतर ना हो, उन चीज़ों को फिर हम कट करते हैं। अच्छा, जो लोग हैं ना वो कहते हैं भाई खुद तो सारी चीज़ें देख लेते हैं, हमें नहीं दिखाते। सो इस चेयर पे बैठना पड़ेगा, फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो हम जब बात करते हैं फिल्म सेंसर की, तो जो आपने बात की कि मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो इस्लामाबाद वाले जो एरियाज़ हैं उनको कवर करता है, कैंट एरियाज़ हैं उनको कवर करता है। बाकी प्रोविंसेस का क्या सूरत हाल होती है? अच्छा जी, एक पंजाब सेंसर बोर्ड है जो लाहौर में है, वो काम करता है। इसके अलावा सिंध में जो है वो कराची में, सिंध के एरिया को, सिंध में बनने वाली फिल्मों को वहाँ पे कवर कर रहा होता है। अच्छा, और इसी तरीके से केपी और पेशावर, केपी और बलूचिस्तान में अभी तक नहीं है। तो वहाँ पर बगैर सेंसर की फिल्में चल रही हैं? नजर आता है ना, वो मोस्टली फिल्में हमसे करवा रहे होते हैं। दे डू इट, वो इस्लामाबाद से जो है अच्छा, मतलब आप लोग ही करते हैं उसको? नहीं, अलग अलग इसलिए कि उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दे दी कि हमारे पास हम नहीं रखना चाहते कि पाकिस्तान का एक बुनियादी सेंसर बोर्ड अलग है और फिर बाकी ये अलग अलग सूबों में फिर क्यों अलग? अच्छा, ये 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि फिल्म बिकम प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो ये वजह हुई जिसकी वजह से जो है प्रोविंसेस ने अपनी अपनी जिम्मेदारी। तो इसमें तो फटा हो गया अगर पंजाब सेंसर बोर्ड ने एक चीज अप्रूव कर दी और मरकजी सेंसर बोर्ड कह रहे हैं आई वुड से कि यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ की जो एक चैलेंज है हमें अभी तक, वो ये है कि हमें एक लाया अमल तैयार करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम सारे सूबे प्लस इस्लामाबाद भी मिलकर वो एक गाइडलाइंस मुतय्यन कर लें जिसकी बेसिस पे वो सेंसर करते हुए उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एंड दोज गाइडलाइंस शुड बी क्लियर टू एवरीवन, टू ऑल द फिल्म मेकर्स, कि जी इन हुदूद के अंदर रहते हुए फिल्म बनाई जाए। तो डेफिनेटली देयर इज़ नो कैंची, नो तलवार फॉर सेंसर। ये तो तालीम में भी, हेल्थ में भी, सारे मामला जो सूबाई तौर पर हैं वो हर सूबा अपने तौर पर खुद मुख्तार है, वो जैसे चाहे चलाएं। तो यूनिटी जो है वो इसमें, क्योंकि खास तौर पर फिल्म जो है वो नैरेटिव शेपिंग का काम करती है, मैसेजिंग का काम करती है, तो इसमें इश्यूज यही आते हैं कि हमारी कोई यूनिटी मुतासिर हो रही होती है या कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुतासिर तो नहीं हुई, बिकॉज पहले फिल्म सेंसर के लिए हमारे पास आती है तो मोस्टली चीज़ें जो हमारे एंड पे कट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा पंजाब और सिंध के सेंसर बोर्ड्स के साथ ताल्लुक़ रहता है। हमारे यहाँ जो सेंसर हो रही होती है तो इफ़ द फिल्म गोज़ टू देम फॉर सेंसर, तो वो दे आस्क कि जी आपने किस वजह से सेंसर की, सो हम वो बताते हैं कि जी हमारे लिए ये चीज़ गलत है या इसको सेंसर होना चाहिए। सो दे डू अंडरस्टैंड कि जी अच्छा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फिर वो भी डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। और जो आप बता रही थी कि केपी और बलूचिस्तान
पाकिस्तान वाली फिल्में भी मरकजी सेंसर बोर्ड पे ही आती हैं, वो उन्हीं के तहत चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना बनने की कोई खास वजह? आई डोंट थिंक सो, अभी कोई ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन शायद वो अभी नहीं उसका इस तरह इसका आपके पास अब फिल्म सेंसर करवाते हैं शिफा, ठीक है? अब हमने एक फिल्म बनाई, रूल्स पे हमने फिल्म बनाई है, उसका नाम है एंकर की वापसी और अब वो फिल्म आपके पास आई है, तो आप लोग क्या क्या ऐसे रूल्स होंगे जिसके साथ देखेंगे? टीम में आप लोगों की कौन कौन है, वो पूरा प्रोसेस अगर आप हमें थोड़ा देखिए जी, फिल्म जब आती है, आपने बना ली फिल्म बनाने के बाद आपके पास एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू आएगी, आपने कुछ अमाउंट बैंक में जमा करवाना होगा, दैट इज़ अ सेंसरशिप फी, और उसके बाद आप हमें उसका प्रिंट देंगे कि जी ये आपने फिल्म बना ली है एंड दिस शुड बी गोइंग फॉर सेंसर। सो हम अपनी मेंबर्स की जो टीम है उसको बुलाते हैं, दे डू सी द मूवी, फिल्म पूरी तरह से देखते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, हर मेंबर अपने अपने कमेंट्स डिस्क्राइब करता है कि जी मेरे हिसाब से फिल्म ठीक है, नहीं है, यहाँ से कट होनी चाहिए, ये गलत है, ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, सो दे डिस्कस अकॉर्डिंगली। और जब वो डिस्कस कर लेते हैं तो फिर फाइनली हम देखते हैं कि इफ़ इट इज़ अ यूनानिमस डिसीजन कि जी फिल्म को चले जाना चाहिए विदाउट सेंसर, या फला पार्ट कट होना चाहिए, ये कट हो गया, इसको बीप दे देनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से, या फिर इस पर हम कैटेगरीज भी देखते हैं कि जी फिल्म फला उम्र के लोगों के लिए, जैसे पेरेंटल गाइडेंस के अंदर काफ़ी है, एडल्ट में आप दे देते हैं, फैमिली फिल्म है या यूनिवर्सल है, इट शुड गो अनकट एटसेट्रा। सो इस तरह की मूवीज़ में जो कैटेगराइज कर देते हैं। तो उसके बाद जो है इफ़ यू गेट द सेंसर सर्टिफिकेट, सो यू आर फ्री टू लॉन्च योर मूवी। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, अब क्योंकि मुआशरती इक़दार को सामने रखना है तो उसमें तो बड़ी एम्बिग्विटी आती है। मेरे मुताबिक कोई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके मुताबिक हो सकता है कोई वैल्यू इतनी उस तरह से असरअंदाज ना होती हो लोगों की साइकी पे ओवर, तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसमें हमारा जो बोर्ड है ना, दैट कंप्राइजेस ऑफ 24 मेंबर्स एंड इट हैज़ एवरीवन, हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से जो लोग मौजूद हैं। अच्छा। इसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, इसके अंदर सोसाइटी से पॉलिटिशियंस भी हैं, इसके अंदर नक़ाद भी हैं, दानिश्वर भी हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट भी हैं। सो नेम ऑफ इट, हर स्ट्रेटा के लोग जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपके सपोज़ एक खातून होने का एक नुक्ता नज़र जो होना चाहिए फिल्म में, तो हमारे पास खातून मेंबर भी हैं वहाँ पे। फिर उसके अलावा आपके पास किसी बच्चों का कोई एलिमेंट लेना है तो उसमें भी देखा जाता है उनके व्यू से कि जो बच्चों की फिल्मों को तनकीद कर सकता है, उसको देखा जाता है। सो आई थिंक हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से जो है वो चीज़ें लोग मौजूद हैं। लेकिन ये डिबेट होती है वहाँ पर, ये जाना चाहिए और कोई कहे कि नहीं जाना चाहिए। This happens. Once after the movie has been censored, तो उसके बाद कोई घंटा एक डिबेट में लगता है कि जी ये चीज़ मेरे हिसाब से ठीक है, ये नहीं ठीक, तो इस पे चीज़ थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। एक कॉलर ले लेते हैं पहले, फिर आते हैं सवाल पर। शहजाद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। नहीं जी, शहजाद साहब की आवाज़ नहीं आ रही हम तक, आप कॉल करें, चेक कर लीजिए। अच्छा, एक ये भी होता है कि फिल्म आई सेंसर बोर्ड में, हाँ। और उसके हवाले से खबरें निकल गई कि फलां फिल्म को सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया या उसको क्लियर नहीं किया, अब वो फिल्म रोकी हुई है। अब इस पर मीडिया भी डिबेट कर रहा है। बहुत मरतबा ऐसी फिल्में होती हैं जिसको मीडिया बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उनका पैसा ज़ाहिर लगा हुआ है, लेकिन वो उस पर एक डिबेट शुरू हो जाती है। फिर आवाम जो है वो ये कहती है नहीं भाई, इन्होंने सेंसर बोर्ड वालों को कहा होना है कि इसको रोक लो, हमारी एक पब्लिसिटी हो जाए और फिर उसके बाद हम आएंगे। ये कितना ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ हाइप बीन क्रिएटेड। आई थिंक मीडिया बहुत सारी जगहों पे बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहा होता है। सो इसका ड्यू डिमांड मैं इसको ये आपने भी ये सुनी होंगी बातें, बट आई डोंट थिंक सो। मेरा तो आना अभी हुआ है, बट आई नो माई टीम, वहाँ पे मेरे जो स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ होती रही है कि हमने स्पेसिफिकली किसी वजह से फिल्म रोकी हो, उसकी हाइप क्रिएट हुई हो और उसके बाद फिर हमने उसको रिलीज़ किया, वैसा नहीं है। सो एज सुन एज हमारे मेंबर्स की अवेलेबिलिटी पे, मौजूदगी पे उनके डिपेंड करता है कि जैसे ही सेंसर के लिए मूवी आती है तो विद इन अ वीक हम उसको सेंसर करके फारिग कर देते हैं। अच्छा। गेट टू गो हो जाती है या उसको कट करना होता है तो ठीक है। इकबाल साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान इंडस्ट्री वैसे ही जो है वो सर्वाइविंग मोड पे है, तो अब अगर मूवीज बने और उसके बाद वो सेंसर बोर्ड की नज़र हो जाए तो नहीं लगता कि इसमें जो है वो नुकसान है? या तो आपका क्या ख्याल है, अनसेंसर्ड मूवी चला दें सारी? लेकिन थोड़ी बहुत प्रिविलेज, मतलब क्या दिखा दें ऐसा जो आप कह रहे हैं कि इतना दिखा दो, क्या सेंसर ना करें? जैसे कि कुछ पॉलिटिकल व्यूज हो गए या इस तरीके की चीजें हो गई, जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो वो चल ही नहीं पाई, आई और फौरन बंद हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पॉलिटिकली थी। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई। बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव की ये बात करें कि मालिक आई और वो बंद हो गई और या थोड़ा अरसा चली,
ठीक है। देखिए मालिक को शायद कुछ अर्सा बैन किया गया था और उसके बाद फिर जब से रिलीज़ किया गया तो नहीं चली, जब रिलीज हो गई तो हो गई, ठीक है ना। तो आई थिंक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये है कि जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं सो इट कम्स विद मोर प्रेशर। हाँ ये है। अगर मालिक पहले दिन ही रिलीज मतलब सेंसर कर दी जाती एंड शुड हैव बीन रिलीज्ड तो शायद वो इतना बड़ा जो हाइप क्रिएट हो गया था वो नहीं हुआ होता। बट एनी हाउ पॉलिटिकल डिबेट उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसी भी होती हैं जो आपके ख्याल से मेरे ख्याल से वो ठीक होंगी, लेकिन जब उसको ओवरऑल नेशनल सतह पर सिटीजन वो देखेगा तो उसे शायद मुश्किल होगी या उसको एक कंफ्यूजन सी डिबेट उसके दिमाग में शुरू हो जाती है। अब हम सबको पता है कि ये खराफात है, हम सब जानते हैं कि इस्लामी तौर पर भी मना है ये चीज़ें, माशरती तौर पर भी मना है और वो कहीं पर लग रही थी कहीं पर नहीं। वेस्ट में भी सारी डिबेट हो रही है, हमारे कुछ जगहों पर रिलीज हो गई वो और कुछ जगहों पे नहीं हुई। ऐसी फिल्मों का फिर कैसे? देखिए फिर बात यह है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, मेरी इल्तिजा भी होगी, उनसे गुजारिश भी होगी कि माशरे में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी जो है ना उसको बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करने की ज़रूरत है। बिकॉज हम तो एक खामखा किसी ने लकीर खींच दी तो उसी के पीछे उसी लकीर पे चलते जाते हैं, वी नेवर हमारा अपना थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। सो आई वुड अर्ज कि वो लोग जो फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे माशरे में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है और फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि जिससे छोटा बड़ा हर बंदा जो है वो इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो आई थिंक बाकी जो सिस्टम अब देखिए सोशल मीडिया जब से आया है तो आप हर तरह की चीज देख रहे हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आपको क्या चीज नेशनल सतह पर नहीं किया जा सकता ना, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बिकॉज इट्स सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड, तो इसके हवाले से अगर आप कहेंगे कि हम अनसेंसर फिल्म चला दें या ऐसा नैरेटिव मेंशन करें कि जो हमारे इक़दार के ही मुखालिफ हो, तो आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल आई एग्री। दूसरी बात जो सेंसर की बात है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइज नॉट द सेंसर थिंग बट सर्टिफिकेशन, बिकॉज सेंसर से एक जो आइडिया होता है, यस एग्जैक्टली, तो सेंसर से आपको एक आइडिया होता है कि जी एक चीज को हम रोकने जा रहे हैं, बाय चीज जो है वो खत्म कर देंगे, बट नाउ इट्स बीन गोइंग टुवर्ड्स द सेंट्रल। इसका मतलब तो ये होगा कि फिर अब हमारे माशरे में कोई भी चीज चल सकती है ए सेंसर के हिसाब से, भाई ए है तो अब जो चाहो चलाओ। नहीं, उसमें भी फिर हम देखेंगे पाकिस्तान के इक़दार में, पाकिस्तान में रहते हुए हमने देखना है कि क्या चीज, इट्स नॉट दैट यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? शिफा याहिया कराची से। जी याहिया साहब फरमाइए। पहले तो अवैस भाई को सलाम हो और रईस साहब को भी सलाम हो, क्योंकि ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है कि ये चेयरमैन सेंसर बोर्ड बनी है माशाल्लाह। मेरा उनसे दो सवाल है जी। तो ये सवाल ये कि जो मेंबर्स होते हैं जो सेंसर कमेटी के, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनका क्या उनकी अहलियत होनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये जो पैरामीटर्स है वो कौन सेट करता है, क्योंकि माशरे की हमारी इक़दार है ना, तो इक़दार है इस्लामी भी है बहुत सारी है, वैसे तो फिल्म में मुकम्मल इस्लामी इक़दार तो हो नहीं सकती, नामुमकिन बात है। अब आज के दौर के अंदर और अगर 65 के दौर के अंदर हमारी मोरल वैल्यूज भी चेंज होती जा रही है, सोशल वैल्यूज भी चेंज होती जा रही है, तो इस लिमिट को कौन सेट करता है, इससे पैरामीटर्स कौन बनाता है? थैंक यू। एलिजिबिलिटी पहले तो देखिए जी, मेंबर्स की एलिजिबिलिटी मैंने जैसे बताया कि एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी दे आर फ्रॉम देयर, एंड ये वो लोग हैं जो वाकई जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस जानते हैं मामलों की। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी इसमें जब ये आते हैं उनको देखा जाता है एंड फ्रॉम द हायर अप्स जो है वो ये चीज़ डिसाइड होती है कि इनको मेंबर रखा जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें जैसे लॉयर्स हैं, इसके अंदर आपके पास एजुकेशनिस्ट आ गए, इसमें नक़ाद आ गए, इसमें आपके पास ब्यूरोक्रेट आ गए, साइकोलॉजिस्ट, और ये भी इस किस्म के लोग होते हैं, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, दे आर आल्सो देयर। तो उसमें भी जो हमें मेंशन होता है कि मेरे ख्याल में इनका जो मकसद था सवाल का, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है किसी को सिलेक्ट करने का। एक तो ये है कि भाई ओवैस मंगलवाला को नॉमिनेट कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, देखो उसमें एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो चीज को जज कर सके। उस तरह से ओपन क्राइटेरिया है या ये कि कोई इसकी क्वालिफिकेशन है कि मिसाल के तौर पर ऐसा क्वालिफिकेशन तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि फिल्म देखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एवरीबडी गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट, और हर बंदा जो लेकर आता है, बट उसे फिल्म की समझ होनी चाहिए, उसको क्रिटिक कर सके उसके ऊपर कि इसमें से क्या निकल के आता है, ये क्यों कहा जा रहा है, एग्जैक्टली वो कर सके। सो ये डेफिनेटली एक दूसरा वैल्यूज क्या कौन तय करेगा मिसाल के तौर पर। अच्छा इसमें उलमा भी हैं, आई थिंक यस, मैं एग्जैक्टली इस वक्त रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, यकीनन उनका पार्ट है। अच्छा वैल्यूज़ कौन तय करता है? देखिए वैल्यूज़ मैं आप सोसाइटी में
इस जगह पे हम बैठे हुए हमें पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो देन डेफिनेटली विल स्पीक ऑन, ठीक है। और अब सोशल मीडिया के आने के बाद हमें पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अपने हक के लिए हर बंदा बोलना जानता है। पाकिस्तान की वैल्यूज़ क्या हैं? अब वहाँ जब मैं डिबेट की बात करती हूँ तो डिबेट में डेफिनेटली ये चीज़ डिस्कस होती है। डिबेट मींस कि आप कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल से जाना चाहिए, दूसरा जो प्रोफेशन से बंदा है, मेंबर है, तो ही वुड आर्ग्यू कि नहीं ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। सो वो चीज़ें वहीं का वहीं हल हो जाती हैं और उसके बाद फिर उसको बैठ के सुलझाया जाता है कि ये डिस्कस किया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हमारी जो नेबरिंग मेरे साथ में एक सवाल था सिर्फ कि भाई मिसाल के तौर पर अब जरा ना उसको ईजी हम एक्सेप्ट कर लेते कि फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग है। अब ड्रेसिंग जो है उसके हवाले से आप लोगों के पास कोई रूल होगा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? लिखा पड़ा रूल नहीं है, लेकिन मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। yes. स्किन शो हो रही है, पेट नजर आ रहा है, ठीक है, किसी हीरोइन का, ठीक है, क्या वो अलाउड है या नहीं है? नहीं, आई वुड से कि ऐसा मैं लिखा हुआ नहीं बता सकती कि जी को लिखा पड़ा रूल है। तो नजर आ रहा होता है ना। इट विल डिपेंड कि देखिए आप फिल्म को आप एंटरटेनमेंट के हवाले से भी देखते हैं, ठीक है। जब आप उसको एक पूरा फुल कपड़ा पहना देंगे, सो पीपल वुड से कि जी वेयर इज एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट किसी का जिस्म देख के तो नहीं आती। एग्जैक्टली, दिस इज द मिसनॉमर इन आवर सोसाइटी कि जी हम ये समझते हैं कि शायद how much we have been seen, so that is what I would say कि यही चीज़ें डिस्कस करने की जो सोसाइटी में है ना, मैं जिसकी बात करती हूँ, हम एक भेड़ चाल के पीछे चल रहे हैं। अब एक ज़माना था कि जब इंडियन मूवीज़ आई, मतलब मैं अब तशद्दुद की बात करती हूँ, तो जो हॉलीवुड की मूवीज़ में आप देखते हैं शदीद तशद्दुद होता है। तो आज आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है कि जी स्कूल के किसी स्कूल में जो फायरिंग होगी बच्चे को कत्ल कर दिया। सो यू सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट, ठीक है। वो थोड़ा अरसे के बाद आया, उसके बाद हुआ। इंडियन मूवीज में एक ज़माना था जब हम बड़े हो रहे थे तो हम देखते थे कि हर मूवी में जब तक वो रेप नहीं होता था, दैट वुड नेवर, मूवी कंप्लीट ही नहीं होती थी। नाउ यू वुड सी कि इट्स एवरीवेयर। सो मैं ये अर्ज करना चाहूंगी, कैपिटल बन गया और फिल्म वालों ने उसको ब्लेम किया। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट। सो आज जो हम सोसाइटी में दिखा रहे हैं, अगर हम नेकेडनेस शो कर रहे हैं, सो टुमारो विल बी एक्सपेक्टिंग इन आवर सोसाइटी द नेकेडनेस, ठीक है। अगर आज हम कुछ चीज़ ऐसी प्रमोट करते हैं जो हमारी सोसाइटी को कल को तकलीफ देगी, तो वो जाहिर है हम ही लोग फिर उसको भुगतने वाले होंगे। सो आई वुड अर्ज द फिल्म मेकर्स कि आज जो एक नेशन को शेप करना है ना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब जब आपके सामने कोई ऐसी फिल्म आएगी कि जिसके अंदर, मिसाल के तौर पर, ये मैं बहुत ही सिंपल बेसिक मिसाल दे रहा हूँ, किसी को बुरी लग रही है तो मतलब माजरत पहले से ही, कि भाई एक हीरोइन है जिसका पेट नजर आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगी? आपके पास तो फिल्म मेकर का प्रेशर होगा, आधे लोगों का प्रेशर होगा कि जी ये तो एंटरटेनमेंट है, जबकि हम सब जानते हैं, और आधे लोग ये भी कहेंगे कि ये आपकी सोसाइटी में हो रहा है, तो दिस इज डिपिक्टिंग द सोसाइटी। जबकि हम सब जानते हैं यही बात है। देखिए प्रॉब्लम है। तीसरा आजकल नुक्ता जो आता है वो कहता है कि नेटफ्लिक्स पे तो सब ऑन है, आप बेशक सेंसर कर दें, वहां जाके देख लेंगे। सो दिस इज व्हाट कि इट्स ऑल ऑन। हम लेकिन इंडोर्स तो नहीं कर सकते, इंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहाँ पे ये चीज मैं बताती हूँ कि हमारे पास कोई लिखा पड़ा इस तरह का रूल नहीं है। दीज गाइडलाइंस नीड टू बी मेड अप। अभी तक हम डिस्कशंस के तहत करते हैं कि जी किस हद तक ये चीज मुनासिब सी लग रही है, नहीं लग रही है, डिपेंड करता है। तो इस वक्त अगर ओएस मंगलवाला एक फिल्म सबमिट करेंगे जिसके अंदर पेट नजर आ रहा होगा, तो वो सेंसर हो जाएगी या नहीं होगी? वो चली जाएगी सिनेमा में? इस वक्त डिपेंड करता है ना, खाली पेट नजर आने से तो सिर्फ यही, बाकी बिल्कुल। सो दैट सीन माइट बी कट। इस वक्त चल तो रही होती हैं फिल्में इस तरह की। फिर देखें ना, यही तो बात होती है जब इस वक्त चल रही है। डिपेंड करता है कि वो किस अहवाल, उसको देखना पड़ेगा कि माशरे में चल क्या रहा है। एंड देन डिस्कशन एंड डिबेट, दैट इज वेरी क्रिटिकल। कितना इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के सेंसर बोर्ड की उनकी फिल्म्स में? क्योंकि अब जिस तरह एक बहुत हाइप क्रिएट हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की, जिसका नाम वती था, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी एक कोई शायद रिलीजियस या कोई बड़ा अहम कैरेक्टर है और आपने इस पे कैसे फिल्म बना दी, इजाजत। बड़े दंगे फसाद शुरू हो गए। फिर उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि इट इज़ नॉट अबाउट पद्मावती, ये नाम है पद्मावत और ये कोई और फिक्टिशियस किस्म का कैरेक्टर है। तो उनको भी चीज़ें बदलनी पड़ जाती हैं। तो उनका कितना अमल दखल है और उनकी फिल्म्स क्या उसके मुताबिक होती हैं, या वहाँ पर भी अच्छी खासी फिल्में कटती हैं, बैन होती हैं? यकीनन कटती होंगी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन देम। लेकिन यहाँ ये है कि वहाँ पे भी कटता होगा। जैसे पद्मावती की आप एग्जाम्पल दे रही हैं, तो उनको नाम चेंज करना पड़ा। दिस इज अ विविड एग्जाम्पल ऑफ दैट कि जी एक इतनी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, यकीनन उसका सेंसर बोर्ड भी जो है यकीनन इतना ही काम करता होगा। जब इतनी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री में एक फिल्म का नाम चेंज करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज प्रेशर, सो देन यू वुड सी कि वहाँ पे सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं पे जो है वो अप्लाई करता होगा कि यकीनन काम करता है। अच्छा, तसव्वुर साहब है हमारे साथ, आखिरी कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तसव्वुर भाई फरमाइए। जी मैं पहले तो रिक्शा आदिल साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बीइंग फीमेल सेंसर बोर्ड में चेयरपर्सन आने से। इसका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मीडिया से है और मैं ये क्या जानना चाहता हूँ कि
आप देखें अपने हमसाये में हमारे पास ईरान है, इंडिया है, और इनकी फिल्म मेकिंग की जो पूरी जो एरिया है इन्होंने पूरा ग्रो किया है। इवन टर्किश आप जितना मटेरियल देखें, आप जितना कंटेंट पाकिस्तान पे आता है, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि पाकिस्तान में कंटेंट की कमी है, ऐसा नहीं कि स्टोरीज नहीं है। अच्छा, वक्त कम है, मुख्तसर सवाल कर लें प्लीज। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को किस तरह से बाउंड कर सकते हैं कि एक जिस तरह से कि आप एक फ्रेमवर्क बना दे और कहें कि नहीं इसी में फिट होने वाली। तो सारी दुनिया में सेंसर होता है दोस्त? नहीं, आप फिल्म मेकिंग की जब इस्लाह करते हैं, जब फिल्म मेकिंग के जब इवॉल्व करते हैं, क्रिएटिव हेड्स हैं, आप उनको इजाजत देते हैं कि आप चीज बनाएं, उस चीज को अलाउ करें। आपके मुआशरे में हर 100 किलोमीटर पे स्टोरी चेंज होती है। तो इंडिया में भी तो सेंसर बोर्ड है? इंडिया में सेंसर बोर्ड है, लेकिन ओ माय गॉड जैसे कि फिल्म बनाने की इजाजत देगी आपको मुआशरा, आपके मुआशरे में जिस तरह के हमारे मुआशरे में सीक्रेट गेम्स जैसी चीजें बनाने की इजाजत देंगी, क्योंकि देखिए उस मुआशरे के अंदर हकीकतें हैं, बहुत सारे मुआशरे में बहुत सारी हकीकतें हैं। बताएं भाई। अच्छा जी, आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया, जिस पे हमें अभी चैलेंज है जो हम मेरे लिए या आने वाले दिनों में हम करने का सोच रहे हैं, वो ये है कि एक लाया अमल जिसको हमें तैयार करने की ज़रूरत है with the clear discussion with the provinces and the censor board in the provinces। हमें बैठना है कि जी कोई भी फिल्म मेकर आता है, बजाय इसके कि वो सेंसर बोर्ड के चक्कर काटते रहे कि ये कट गया, क्यों कट गया। सो हमारे पास एक डिफाइंड चीज़ हो कि जी इतना आप नेकेडनेस दिखा सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, इतना नहीं जा सकते, या ये वैल्यूज़ हैं जिनको आपने प्रमोट करना है, ये चीज़ नहीं दिखानी है, सो दैट उनका भी टाइम पैसा ज़ाया ना हो, ठीक है, और हमारे पास भी वो चीज़ हो, हमें भी ज़्यादा कैंची चलाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे साहब, बेस्ट ऑफ लक जी, आप जिस काम पर हैं, मुश्किल तरीन काम है, और हमारी दुआ है कि अच्छा आप जो है वो इस काम को वो पुल सरात पे चलने के मुतरादिफ है, सही तरीके से चल सके आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।